गुर्बत जो लफ्ज़ है बेसिकली ये 4 हरूफ हैं, गैन, रे, बे, ते। पहला गुर्बत आने की वजह में जो पहला गैन है वो गौर व फिक्र है। हर कोई स्टार्ट जरूर करना चाहता है लेकिन उसको उस तरह से मैनेज नहीं कर पाता। आप इसको कैसे मैनेज करें? डिफरेंट कुछ बिजनेस ऐसे थे जो हमने स्टार्ट करके क्लोज भी किए। अवाम जो है ना, एक लेफ्ट वाली और एक राइट वाली, दोनों परेशान है, जिन्होंने सोलर लगवा लिया और जिन्होंने नहीं लगवाया। तो जब भी कोई हमारे साथ नया बंदा एंगेज होता है तो हम उसको ट्रेनिंग प्रोसेस से गुजारते हैं। फाइल लेना क्या अक्लमंदी है? क्या एक आम यूजर को फाइल लेनी चाहिए या फिर प्लॉट लेना चाहिए जो कि पोजेशन वाला? ये तो आज ऐसे बेशुमार लोग जो कोरोना के बाद ऑनलाइन हुए, वो लोग जिन्होंने 2005-6 में अपने बिजनेस को ऑनलाइन कर लिया था, अब सोचें दुनिया में हर चीज़ बिक रही है, कहीं प्रोडक्ट बिक रही है, कहीं सर्विसेज बिक रही है, दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं बिकती ना हो। एक डंपर से शुरू हुए थे और अब 10-10 डंपर्स हैं और वो सारे भाई खुद चला रहे होते हैं। तो ये वो इसको हम पख्तून बिजनेस मॉडल कहेंगे। ऑफकोर्स ऐसे हो सकता है वो आपकी वीडियो इतनी वायरल हो जाए, हो सकता है वो प्रोडक्ट आपके सही बंदे तक पहुंचा दें। सर 2021 में आपने बताया कि रियल स्टेट आपने स्टार्ट किया है, तो ऐसी क्या जादू की छड़ी थी जो आपने अभी तक रियल स्टेट का बिजनेस उन हालात में शुरू करके चलाया? मुझे भी 1-2 दफ़ा एक बड़ी गाड़ी के ऑफर के साथ कि आप आएँ और स्टार्ट करेंगे फॉर्च्यूनर आपकी और आप स्टार्ट करें। सर वो कहते हैं कि जब तक लालची जिंदा है ना, ठग का कारोबार नहीं रुकता है। लोग पार्ट टाइम बिजनेस करते हैं, मसला ये है आप पार्ट टाइम जॉब करें। लोगों के पास बहाना होता है कि इन्वेस्टमेंट नहीं है काम शुरू करने के लिए। तो क्या इन्वेस्टमेंट जरूरी है किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए? हमारे बड़े मशहूर टिकटॉकर है पतलू, लोग कहते हैं कि यार हम जीरो से बने, अगर कल जीरो पे चलेंगे ना तो दोबारा बन। हमने तो देखा कि वो पहला फ्लोर फुल हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ, रूफ टॉप तक मुकम्मल लोग ही लोग हैं। हमने कहा अब ऐसे ही चलता रहेगा, कम ज्यादा होता रहता है लेकिन ऐसे चल, लेकिन वो एकदम जब जीरो हुआ, खाली हुआ। आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर मोहम्मद इरफान शाकिर साहब, जिन्होंने एक MIS ग्रुप के नाम से सेटअप स्टार्ट किया। रावलपिंडी इस्लामाबाद में एक जाना पहचाना नाम और सोशल मीडिया पर भी बड़ी इनका नाम है और इनकी चीजें चल रही हैं। तो आज मैं इनसे पूछूंगा कि MIS आपको बनाने का ख्याल कब, कहां और कैसे आया? जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जी मसूद साहब। सबसे पहले थैंक यू आपका कि आपने अपने पॉडकास्ट में हमें इनवाइट किया। MIS ग्रुप का स्टार्ट 2016 में हुआ। MIS ग्रुप बेसिकली एक वो कंपनी है जिसके अंडर 16 कंपनी आती है, एक ग्रुप ऑफ कंपनी है। हम 4 भाई हैं और चारों भाई इसी कंपनी के डायरेक्टर हैं और हमारे इस ग्रुप के सरपरस्त आला हमारे वालिद साहब हैं, वालिद मोहतरम। उन्हीं की दी हुई तालीमात के ऊपर हमने बिजनेस के ऊपर आगाज़ किया और इसमें जो 16 कंपनियां अलग अलग डोमेन्स के ऊपर जो वर्किंग कर रही हैं, उन सब में कुछ कंपनियां अभी फंक्शनल हैं, कुछ हमने इन फ्यूचर स्टार्ट करनी है। और इसका आगाज़ हमने 2016 से किया मुख्तलिफ बिजनेस से, लेकिन हमने 2021 में आके रियल स्टेट में स्टार्ट किया। सही। और उसके साथ MIS स्मार्ट सॉल्यूशंस जो कि सोलर और इसके ऊपर देखती है, और जुगाड़ स्टार्टअप कैफे एक हमने वो भी बड़ा अच्छा कोलैब स्टार्ट किया जिसमें 8 मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ को, और डिफरेंट कुछ बिजनेस ऐसे थे जो हमने स्टार्ट करके क्लोज भी किए, एक्सपीरियंस हुआ हमें उनमें। लेकिन बाकी जो इंशाल्लाह हम इन फ्यूचर जो स्टार्ट करेंगे 2020 के बाद, जब कोरोना आया तो कोरोना में बहुत ज़्यादा लर्निंग हुई और उस 2020 की लर्निंग के बाद हमने अपने साथ जो टीम डेवलप की, अब हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है रावलपिंडी इस्लामाबाद में अच्छी खासी टीम है और 5 बड़े शहरों में लाहौर, सरगोदा, मुल्तान, डराज खान और रावलपिंडी इस्लामाबाद, इसमें हमारे पास अच्छी खासी फ्रीलांस टीम भी मौजूद है जो हमारे साथ रेगुलर बेस पे काम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। सर 2021 में आपने बताया कि रियल स्टेट आपने स्टार्ट किया है। 2021 के बाद के जो साल थे वो रियल स्टेट के लिए कुछ अच्छे नहीं थे, शायद 2022 तक तो ठीक थे। उसके बाद तो आपने उसके बाद इस बिजनेस को मैनेज किया, चलाया और अभी तक चला रहे। बहुत से ऑफिसेज हैं जो बंद हो गए हैं, तो ऐसी क्या जादू की छड़ी थी जो आपने अभी तक रियल स्टेट का बिजनेस उन हालात में शुरू करके चलाया? जी बहुत शुक्रिया। आपका जो सवाल है, आप जो पूछना चाह रहे हैं कि 2021 में रियल स्टेट डाउनफॉल में था। 2021 वो साल था जिसमें रियल स्टेट गिर रही थी। ये वो बेहतरीन टाइम होता है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने का। और उस वक्त मैं रियल स्टेट की बिजनेस में आया था, रियल स्टेट की बिजनेस में आया था। मैंने अपने साथ वो तमाम टीम, उन लोगों को जोड़ा जो इस बिजनेस में आए थे। और ये वो टाइम था जिसमें सारे लोग मायूसी का शिकार थे। हर दूसरा बंदा ये कहता था अब डाउनफॉल है, अब डाउनफॉल है, लेकिन हम उस वक्त स्टार्ट ले रहे थे। मैंने जब ऑफिस बनाया, मेरे ऑफिस की ओपनिंग के बाद मेरी ऑफिस की लाइन में बेशुमार ऑफिस क्लोज हुए। बेशुमार ऑफिस ऐसे थे जो अपना फर्नीचर लेके जा रहे होते थे और उनसे मैं फर्नीचर परचेज कर रहा होता जब मेरी टीम बढ़ रही थी। हमारे नियरेस्ट जितने ऑफिस थे, जितने भी क्लोज हुए, सबका फर्नीचर हमने ही परचेज किया। उसी वक्त नया फर्नीचर होता था, अच्छा था, कंडीशन में ठीक होता, हमने कहा हम ही दे दें, अब लेके ना जाए। हमने पेमेंट कर दी और हमारी टीम बढ़ती गई और वो
उस वक्त हम टीम को टीच एंड ट्रेन करते रहे, सिखाते रहे। ये वो टाइम था जब हम अपनी टीम को एजुकेशन पे काम किया। हमने रियल एस्टेट में एक पूरा एकेडमिया तैयार किया, पूरा सिलेबस तैयार किया, जिसमें 40 डेज हम उसको ट्रेनिंग प्रोसेस से गुजारते हैं। जब भी कोई हमारे साथ नया बंदा एंगेज होता है तो हम उसको ट्रेनिंग प्रोसेस से गुजारते हैं। उसके डिफरेंट टॉपिक्स हैं जिसमें उसकी पर्सनल ग्रूमिंग होती है, उसके ऊपर कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर बात होती है, उसकी नेगोशिएशन स्किल उसकी बेहतर होती है। उस बंदे के अंदर इतनी खूबियां क्रिएट करने की हम कोशिश करते हैं कि 40 दिन उसको स्टेप बाय स्टेप गुजारते हैं, फिर वो रियल एस्टेट का स्टार्ट करता है। इंटरपर्सनल स्किल्स उसकी इतनी ग्रूम हो चुकी होती हैं। तो वो टाइम जब हमारा गुजरा तो इसलिए हमारी टीम ट्रेंड हो गई। जैसे 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 हालात थोड़े बेहतर होना शुरू हुए तो टीम हमारी थोड़ी पुख्ता होती गई और अल्लाह ने फिर नवाजना शुरू कर दिया और हमारी सारी टीम अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस करना शुरू हो गई। ये एक वजह थी। मल्टीपल पॉकेट्स की बात हर कोई करता है, हर कोई कहता है कि भाई एक बिजनेस से गुजारा नहीं है, 3 से 4 बिजनेसेस कर लेने चाहिए। आपका ग्रुप भी वही काम कर रहा है, लेकिन इसकी मैनेजमेंट फिर बहुत मुश्किल होती है। हर कोई स्टार्ट जरूर करना चाहता है लेकिन उसको उस तरह से मैनेज नहीं कर पाता। आप इसको कैसे मैनेज करें? मैं आपको इसको एक सादा सी मिसाल से बताऊंगा। आपने एक लफ्ज पढ़ा होगा, उर्दू का लफ्ज है गुर्बत। बिल्कुल। गुर्बत जो लफ्ज है बेसिकली ये 4 हरूफ हैं, गैन रे बे ते। अब इन पे गौर करें। ये जो गुर्बत लफ्ज है, गैन रे बे ते, इन 4 की वजूहात से अभी आपने जो सवाल किया कि हर बंदा चाहता है कि वो उसके मल्टीपल इनकम सोर्स है लेकिन मैनेज नहीं कर पाता, उसकी जो वजह क्या है? पहला गुर्बत आने की वजह में जो पहला गैन है वो गौर व फिक्र है। हमारे लोग गौर व फिक्र किए बगैर कोई भी बिजनेस का स्टार्ट ले लेते हैं। उसके आगे भी एक बार स्टार्ट कर लेते हैं और आगे मजीद उसकी थिंकिंग आगे नहीं जा रही होती, आगे मजीद गौर व फिक्र करना बंद कर देते हैं। न्यू जब वो बिजनेस में आते हैं, क्राइसिस में आते हैं, तो वो बस कहते हैं बस हमारी बस हो गई, उसमें मजीद गौर नहीं करते। और अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं गौर व फिक्र करना चाहिए। फिर उसके बाद आ जाता है रे। गुर्बत में जो गैन के बाद रे आएगा, ये रवायत पसंदी। हम रवायत पसंदी से नहीं हटेंगे। आपको आज भी डिजिटल मीडिया के दौर में ऐसे रियल्टर मिलेंगे जिनका टिकटॉक अकाउंट नहीं है, जिनका फेसबुक अकाउंट नहीं है, जिनका यूट्यूब चैनल नहीं है, और आज भी वो फोन करके पूरी तफसील फोन पे ही पूरा बंदे को दावत कार्ड देने की बजाय दावत वलीमा खिला रहे होते हैं टेलीफोन के ऊपर। यानी आप सादा से देखें, हवा में बातें आप हवा में ना, टेलीफोन के ऊपर वो बंदे को दावत वलीमा खिला रहे होते हैं। अच्छा, अब सिंपल है कि वो रवायत पसंदी में रहते हैं, आगे नहीं बढ़ते, और रवायत पसंदी में रहेंगे, जिद्दत को नहीं अपनाते, इनोवेशन को नहीं अपनाते। इनोवेशन को जो जो ग्रुप अपनाएगा वो ऐसा ऐसा ग्रूम करेगा। इनोवेटिव होना चाहिए। अब गैन आ गया गौर फिक्र, रे आ गया रवायत पसंदी, अब आ गया बे। अब आ गया बे बचत, सेविंग। बहुत से लोग अपने बिजनेस का फंड सेविंग में नहीं रखते और जो बिजनेस एक्टिव इनकम से चल रहा होता है वो कोलैब भी कर जाता है और उसका आगे बिजनेस ग्रोथ भी नहीं होती और बिजनेस उसके 2 से 3, 3 से 4, 5 भी नहीं होते। उनका एक बजट बनाना चाहिए जिसमें जाके वो अपनी सेविंग पॉकेट में जाके रख के दूसरे तीसरे बिजनेस का फंड मैनेज होना चाहिए। अब तीसरा आ गया चौथे नंबर के ऊपर तंजीम साजी। ये वो बहुत बड़ा अहम लफ्ज है तंजीम साजी, जिसमें उनको अपनी टीम बिल्ड करनी होती है और इसमें बहुत से लोग मार खा जाते हैं। शायद वो पहले 3 में भी बेहतर हो जाएं लेकिन पे आके तंजीम साजी में आगे पीछे हट जाते हैं। आप देखिएगा कोई भी बड़ा बिजनेसमैन जिसकी बहुत बड़ी टीम होगी, वेल मैनेज होगी, सिस्टम होगा, निजाम होगा, वो सब पे ट्रस्ट करता होगा, ऑनलाइन सारी चीजें होंगी, वो देख रहा होगा कि उसके अपने स्टाफ में बेशुमार लोग अपने अपने काम में लगे होंगे लेकिन वो सबको ऑब्जर्व भी कर रहा होगा लेकिन किसी को महसूस भी नहीं हो रहा होगा। बाजारन वो सब पे अंधा एतमाद कर रहा होगा लेकिन उसका सिस्टम बना हुआ होगा जिसके तहत कोई भी किसी भी सिस्टम से गलत तरीके से कुछ ऐसा नहीं कर सकेगा। और अगर आप इसके बरक्स किसी दूसरे शख्स से पूछें, वो कहेगा भाई ट्रस्ट किसी पे नहीं करना, कोई आपका साथ नहीं देगा। उसकी जुबान पे सिर्फ यही लफ्ज होगा और इसी अल्फाज की वजह से वो उसके माइंड में ये चीजें घूमती हैं और यही उसके एक्शन बन जाते हैं। फिर वो किसी पे ट्रस्ट भी नहीं करता, टीम बिल्ड नहीं कर पाता। हाँ जी। अच्छा, टीम बिल्ड ना होने की वजह से जब ये चारों चीजों का गौर करेंगे, रैन रे बेते गौर फिक्र, रवायत पसंदी, बचत और तंजीम साजी, जब इन चारों पे पूरा उतरेंगे, आप 1 क्या 2 क्या 4 क्या 16 क्या, आप 100 से ज्यादा बिजनेस कर सकते हैं। रतन टाटा अभी वफात पाए, आपने देखा होगा कि उनके जितने बिजनेसेस थे, कितने बिजनेसेस थे। अभी इंडिया एयरलाइन का आप देखें, जो इंडिया एयरलाइन स्टार्ट में उन्होंने बनाई थी, फिर गवर्नमेंट ने ले ली, फिर उसके बाद उसने कई सालों के बाद उसे दोबारा परचेज कर ली और उसको वो एक बिजनेस नहीं था, 100+ उसके बिजनेसेस थे और वो सारे मैनेज हो रहे थे। एक रतन टाटा सारे कर रहा था और इस तरह के एग्जांपल्स पाकिस्तान में हजारों सैकड़ों एग्जांपल मौजूद है। आजकल सर बड़ा हॉट टॉपिक बना हुआ है। अब दोनों अवाम जो है ना, एक लेफ्ट वाली और एक राइट वाली, दोनों परेशान है।
जिन्होंने सोलर लगवा लिया और जिन्होंने नहीं लगवाया। सही। अब जिन्होंने लगवा लिया, क्योंकि आप लोग भी रिन्यूएबल एनर्जी को डील करते हैं, तो जिन लोगों ने लगवा लिया वो अब ये सोच रहे हैं कि जैसे जैसे गवर्नमेंट उनके वो कम करती जा रही है यूनिट की प्राइस जो परचेज कर रही है, और जो दूसरा जिन्होंने नहीं लगवाया वो ये सोच रहे हैं कि हम ना लगवाएं। तो इस पे बीइंग एन एक्सपर्ट आप क्या ओपिनियन देना चाहेंगे? अच्छा, ऐसा है जी, सोलर सिस्टम के हवाले से एक टाइम था कि सोलर बहुत महंगा लगता था। सोलर प्लेट्स बहुत महंगी थी, टेक्नोलॉजी नई थी, इन्वर्टर्स नए थे। फिर ऐसा ऐसा वक्त के साथ साथ सोलर में जिद्दत आती गई, सोलर प्लेट्स की नई टेक्नोलॉजी आती गई, सोलर प्लेट्स कहाँ से रेट जाके पहुंचा, फिर कितना नीचे आके रेट आया आपके सामने। ये सिर्फ वो लोग बात कर रहे हैं जो जिन्होंने किसी टाइम में बहुत महंगा सोलर लगवाया था। अच्छा, गवर्नमेंट की अभी तक कोई ऐसी पॉलिसी नहीं आई। आप चेक कर सकते हैं, गवर्नमेंट की कोई अभी तक ऐसी पॉलिसी नहीं आई जिसमें कोई ऐसा टैक्स इम्पोज हुआ हो। हाँ, बात चली, वो किसके ऊपर चली मैं आपको वजाहत कर देता हूँ। सिर्फ वो लोग जिन्होंने अपने घरों में नेट मीटरिंग सिस्टम लगवाया, ग्रीन मीटर लगवाया। ग्रीन मीटर बेसिकली है क्या कि वो अपनी पैदा की हुई बिजली, जो बिजली वो खुद अपने सोलर सिस्टम से बना रहे हैं, वो गवर्नमेंट को सेल करते हैं। तो गवर्नमेंट ने, जैसी बात है, गवर्नमेंट ने देखा कि आप सारे नेट मीटरिंग की तरफ जा रहे हैं, सारे गवर्नमेंट को सेल कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू कहाँ से आएगा? तो उन्होंने सिर्फ एक डिफरेंस किया, वो ये कि थोड़ा सा टैक्स जिसका ग्रीन मीटर होगा, जो ऑन ग्रिड के ऊपर है, ग्रीन मीटरिंग पे नहीं है, जो डायरेक्ट अपनी सोलर प्लेट से बिजली ले रहा और बैटरी में स्टोर करके बिजली इस्तेमाल कर, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा। और वो अभी तक इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। लेकिन वो जो होगा वो किस चीज के ऊपर होगा? उनकी यूनिट प्राइस कुछ कम कर दी जाएगी कि उनको जिस रेट पे गवर्नमेंट परचेज कर रही है वो कम होगा, और जिस रेट पे गवर्नमेंट दे रही है वो ज्यादा होगा। वो नॉर्मल जो रूटीन से रेट चल रहा है वो वही होगा, लेकिन जो गवर्नमेंट परचेज करेगी वो रेट कम होगा। वो एक्चुअली वही टैक्स ही आपका होगा कि आप एक चीज बना रहे हैं 20 रुपए की, वो आप उनको दे रहे हैं 8 रुपए में, और एक चीज आप इस्तेमाल कर रहे हैं और उनसे 20 की ले रहे, वो सिर्फ ये टैक्स होगा। और उसमें उन लोगों को परेशानी है जिन्होंने ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये प्लान किया कि मैंने सोलर लगवाया, 35 लाख मेरे लगे और अब मैं गवर्नमेंट को कितने दूंगा। लेकिन अब तो सोलर बहुत सस्ता हो चुका है। अब तो आप 7 kV, 8 kV, 10, 12, 15 kV का सिस्टम अपने घर पे लगवाएं, जीरो बिल आपका हो सकता है। किस तरीके से वो सिस्टम है, पूरी हमारी टीम आपको गाइड करेगी, बताएगी कि आप अपने घर सोलर सिस्टम में कन्वर्ट करके जीरो बिल पे कैसे जा सकते हैं। और जीरो बिल पे नहीं भी जा सकते तो एटलीस्ट 70% अपना रिड्यूस जरूर कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी तक गवर्नमेंट ने कोई ऐसी पॉलिसी लॉन्च नहीं की, ना ही कोई ऐसा नोटिफिकेशन आया है। हाँ, अगर आएगा भी इसी तो थोड़ा सा माइनर फर्क पड़ेगा, ज्यादा नहीं पड़ेगा। दुनिया भर में रियल स्टेट में फाइलिंग सिस्टम होता है, लोग फाइल्स लेते हैं, एट द एंड उनको प्लॉट मिल जाते हैं और वो ग्रो। पाकिस्तान में फाइल का सिस्टम जो मैं समझता हूँ वो बड़ा डिफरेंट है। मतलब आप फाइल लेते हैं और शायद प्लॉट बहुत चंद लोगों को मिलते हैं। फाइल लेना क्या अक्लमंदी है? क्या एक आम यूजर को फाइल लेनी चाहिए या फिर प्लॉट लेना चाहिए जो कि पोजेशन वाला? मैं बताता हूँ, बुनियादी तौर पे जब भी कहीं पे भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाते हैं किसी भी काम के लिए, ये इनके फाइल और प्लॉट से हटके आप बैंक से गाड़ी ले रहे हैं तो वो फाइल ही होती है, वो गाड़ी आपके नाम पे नहीं होती, वो बैंक के नाम पे होती है। आपका सिर्फ टैग लाइन होता है कि ये आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपने इनिशियल सिर्फ डाउन पेमेंट दी है गाड़ी की, अब आप उसकी इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं। जब आप उसकी इंस्टॉलमेंट क्लियर करेंगे एट द एंड 5 ईयर के बाद वो गाड़ी आपके नाम पे ट्रांसफर होगी। आप कहेंगे कि ये गाड़ी तो मुझे मार्केट से 30 लाख की नेट कैश पे मिलती थी, मुझे ये 49 लाख की पड़ रही है। इसकी वजह क्या वजह है कि मैंने ये गाड़ी बैंक से अपने नाम पे ली है, मैंने अपने इस्तेमाल के लिए इसकी सारी किस्तें मैंने दी, फिर भी मुझे 30 लाख की गाड़ी 48 लाख में पड़ रही है। अब वो गाड़ी आपको आपके नाम पे कब हुई? जब आप लास्ट में आपने उसको क्लियरेंस की। अब आप देखते हैं रियल एस्टेट सेक्टर में, रियल एस्टेट सेक्टर में जब आप अपने नाम पे कोई प्लॉट लेते हैं तो इनिशियल वो फाइल ही होती है, वो चाहे DHA हो, चाहे बैरिया हो, कोई भी हाउसिंग सोसाइटी हो, वो आपकी स्टार्ट में सिर्फ फाइल ही होती है। लेकिन आप उसकी प्रॉपर इंस्टॉलमेंट देते हैं 4-5 साल गुजरते हैं, अब आपका पोजीशन का टाइम आता है, आप अपना पोजीशन लेते हैं। हाँ, इस दरमियान बेशुमार डेवलपर्स ने, बेशुमार हाउसिंग सोसाइटीज ने फ्रॉड किए, उन्होंने बेशुमार फाइल्स बेची, लेकिन उनके पास एक्चुअल लैंड कम थी। ये फ्रॉड वहां से स्टार्ट हुआ। उनके पास टोकन बयाने करके उन्होंने जो लैंड इकट्ठी करने का प्लान किया, वक्त के साथ साथ जाहिर सी बात है जो जमीन बेचने वाला वो भी सियाना हुआ, उसने देखा कि इनके शशके और बड़ी बड़ी गाड़ियां और बड़ा सिस्टम, ये सारा तो उनसे इकट्ठा रेवेन्यू जनरेट हुआ कि उनको लैंड ओनर को भी पैसे नहीं गए और डेवलपमेंट पे भी नहीं लगे। लेकिन क्या हुआ कि वो सारा पैसा कलेक्शन रेवेन्यू कहाँ से हुआ? उन क्लाइंट से हुआ जिनको फाइल्स मिली। फाइल्स मिलना कोई बुरी बात नहीं है, फाइल से आगे प्लॉट में कन्वर्ट होगा, कन्वर्जन है उसकी। जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दी गाड़ी की, गाड़ी जब किसी के नाम पे तो वो फाइल ही बनती है, लेकिन गाड़ी उसके नाम पे तब ट्रांसफर होती है जब पेमेंट क्लियर होती है। हाँ, एक फर्क जरूर है कि वो 5 साल बाद गाड़ी जब आप देखते हैं कि मैंने 30 लाख की गाड़ी का 50 लाख पे किया, लेकिन प्लॉट में ये होता है कि आपने 15 लाख का प्लॉट लिया
थोड़ी थोड़ी इंस्टॉलमेंट देते रहे, 5 साल के प्लाट वो अपना 25 लाख तक पहुंच चुका होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको 10 लाख का प्रॉफिट हो चुका होता है। अब बात आती है उन डेवलपर्स की, उन हाउसिंग सोसाइटीज की जिन्होंने प्लॉट नहीं दिए और सिर्फ फाइल पे ही आवाम को, और कई आवाम बेचारी परेशान रही, और काफी सारे डेवलपर्स ने अब कंपटीशन में आके ये कहा कि आप ऑन ग्राउंड प्लॉट पे काम करें। और जिस हाउसिंग सोसाइटी में हम काम कर रहे हैं, जिसका उनका भी स्लोगन है प्लॉट फाइल नहीं प्लॉट, यानी उनका भी स्लोगन है फाइल नहीं प्लॉट। क्योंकि अब वो फाइल नहीं प्लॉट, क्योंकि आवाम भी अब चाह रही है और पोजीशन 10% डाउन पेमेंट पे भी मिलना शुरू हो चुका है। क्योंकि फाइल वही बंदा लेता है सर जिसके पास पैसे ही 5-7 इतने, या 10 लाख या 20 लाख ऐसी है। क्योंकि अगर उसके पास 5 मिलियन 6 मिलियन या 10 मिलियन हो तो वो प्लॉट की तरफ जाएगा। अब हाउसिंग सोसाइटी ने आसान कर दिया कि आप डाउन पेमेंट दें और आप प्लॉट नंबर लगवा के कब्जा लें और अपना घर बनाना शुरू कर दें, ऐसे इंस्टॉलमेंट दें। अच्छा, अब ये देखें, जब भी कोई ऐसा सिस्टम बनता है जिसमें किसी के साथ फ्रॉड होता है या जो कोई ऐसा नुकसान होता है तो वो नाकाबिले तलाफी नुकसान होता है, उसमें हमेशा बाद में फायदा क्लाइंट का ही होता है, आने वाले क्लाइंट्स का। प्रीवियस का तो नुकसान जब हुआ, उनकी रिकवरी अगर कोई गवर्नमेंट को इस तरह कोई सिस्टम बनाती है, कोई ऐसा मैकेनिज्म बनता है जिससे उन लोगों का नुकसान में तलाफी हो सके, वो एक अलग बात है। लेकिन आने वाले क्लाइंट्स का, जिन लोगों ने 2020-21 में डाउन पेमेंट देकर प्लॉट लिए, अगर उन्होंने अपनी इंस्टॉलमेंट जारी रखी, उनको प्लॉट मिल गया तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर जिनको नहीं मिला वो उनका नुकसान हुआ। लेकिन जो आज डाउन पेमेंट दे रहे हैं उनको तो आज मौके पे प्लॉट मिल रहा है, रियल एस्टेट भी बेहतर होने जा रही है, गवर्नमेंट भी उसके ऊपर काफी सारे रिलीफ देने जा रही है, काफी सारे नोटिफिकेशन अभी आने हैं, और जिनके तहत आप देखिएगा 2025 ये साल रियल एस्टेट का साल है, और इस साल में पाकिस्तान में ओवरऑल पूरी पाकिस्तान में रियल एस्टेट बहुत बेहतर होगी, और उन क्लाइंट्स का फायदा होगा जिन्होंने 10% डाउन पेमेंट दी, पोजीशन ली और अपना घर बनाना शुरू किया, 4-5 साल की इंस्टॉलमेंट देनी है, अब अपने घर में भी रह रहे हैं और इंस्टॉलमेंट भी दे रहे हैं। पहले वही लोग किराए के घरों में रह रहे थे, हाउसिंग डिमांड पूरी नहीं हो रही थी पाकिस्तान में। हमारा एक प्रोजेक्ट है सवेरा होम्स के नाम से, अंडर शेल्टर एमआईएस ग्रुप के, और हम इंस्टॉलमेंट पे घर देते हैं 2 से 3 साल की। ऐसे लोग जो हाउसिंग डिमांड को देखते हुए कि यार हाउसिंग डिमांड पूरी नहीं हो रही और रेंटल घरों में रह रहे हैं, और हर साल 10% रेंट उनका बढ़ता जा रहा है, हर साल 10% रेंट बढ़ता जा रहा है, तो आप गौर कीजिएगा, अगर एक बंदे की आप उसकी कैलकुलेशन मुताबिक देखें तो 10 साल में जो वो रेंट पे करता है उसके घर की कीमत से ज्यादा होता है। और ऐसे बेशुमार लोग आपको मिलेंगे जो कहते हैं कि हम रावलपिंडी इस्लामाबाद में 2008-2010 में आए, स्टिल 2025-17 साल में वो रेंट पे रह रहे हैं। अल्लाह उनके लिए अच्छे घर का सबब बनाए, उनको अल्लाह अपनी छत दे। लेकिन हमने इस चीज जरूरत महसूस करते हुए 2 से 3 साल की इंस्टॉलमेंट में हमने घर देने का प्लान किया रावलपिंडी की मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, और उसमें भी यही है कि अपने डाउन पेमेंट दें और आपके घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी, 1 साल के अंदर आपको पोजीशन मिल जाएगा, और बाकी आप घर में रह के इंस्टॉलमेंट दें। और ये आपको पाकिस्तान का असूल है, आपको पता है कि अगर 2 साल का प्लान है वो 3 साल ले जाना लोगों के लिए, वो आसानी से उसको ले जाते हैं। ईद आ गई, रमजान आ गया, बकरा ईद आ गई, ये हो गया, तो एक आध इंस्टॉलमेंट आगे करते करते वो 3 साल में ले जाते हैं। तो 2 से 3 साल का वो पेमेंट प्लान है, कस्टमाइज पेमेंट प्लान है, डाउन पेमेंट कोई तय नहीं है उसमें, यानी कि जो उसके पास अवेलेबल अमाउंट है वो जमा करा के अन्य करा सकता है। इंस्टॉलमेंट उसकी तयशुदा नहीं है, वो जो कन्वीनियंट है उसके लिए वो कहते हैं मैं इतनी दे सकता हूँ, अपनी कैपेसिटी के मुताबिक वो उतनी इंस्टॉलमेंट दे के अपना प्लान बना सकता है। कस्टमाइज पेमेंट प्लान, कस्टमाइज मैप, उस कस्टमाइज उसका डिजाइन, सारी चीजें कस्टमाइज हमने उसके क्लाइंट के लिए आसानी करी। अब आप देखेंगे बेनिफिट किसका हुआ, क्लाइंट का हुआ। पीछे गुज़श्ता जो कुछ भी टाइम गुजरा, जिस तरह भी हुआ, उस सब के पीछे हमेशा क्लाइंट का ही बेनिफिट आने वाले टाइम में होता है। सर जहाँ पर हम एक बैठे हैं, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोगों को बिजनेस के बारे में तालीम दी जाती है, और हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमारे साथ हैं जो कि डिफरेंट बिजनेसेस फेज से गुजरे हैं। तो जो नौजवान बिजनेस शुरू करना चाहते हैं वो कुछ कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, वो कौन सी हैं, आप कौन सी उनको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये मिस्टेक आपने नहीं करनी है? और स्पेशली लोगों के पास बहाना होता है कि इन्वेस्टमेंट नहीं है काम शुरू करने के लिए, तो क्या इन्वेस्टमेंट जरूरी है किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए? अच्छा जी, आपका जो प्लेटफॉर्म है कारोबारी के नाम से, एक बड़ा नाम बड़ा यूनिक है, और आपने माशाल्लाह बड़ा अच्छा उस पर काम किया और अच्छे फॉलोअर्स आपके हुए, और प्रैक्टिकली आप प्रैक्टिकल इंसान हैं, बिजनेस भी आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं। तो बेशुमार लोगों के अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, बेशुमार लोगों को आपने टच किया और उनको उनकी राय लेने के लिए, उनका पैगाम लोगों तक पहुंचाने के लिए बड़ी अच्छी काविश है। बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, लेकिन उसका एक सिस्टम बनाना पड़ता है, किस तरीके से चाहिए। एक बंदा कहे जी मुझे 50 लाख मिलेगा तो मैं काम शुरू करूंगा, तब बिजनेस शुरू करूंगा, तो 50 लाख 5 मिलियन उसके पास नहीं है तो वो बिजनेस शुरू ही नहीं कर पा रहा। इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, इन्वेस्टमेंट खुद क्रिएट होती है, लेकिन इनिशियल जो आपको कुछ इन्वेस्टमेंट चाहिए वो आपके पहले अपने माइंड के लिए चाहिए। कुछ आपको लर्न करना है, कुछ सीखना है आपको। अब आपका जो पॉडकास्ट देख रहे हैं जो लोग, उन लोगों को अगर एक दफा आपके पॉडकास्ट की सारी वीडियोस की सीरीज वो देखना शुरू करें
तो उनको 80% आइडिया हो जाएगा उन लोगों की बातें सुन के कि हमने बिजनेस शुरू कैसे करना। इन्वेस्टमेंट क्रिएट होती है, ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट होगी तो 50 लाख से शुरू होगा। इन्वेस्टमेंट जरूरी है, लेकिन आप इनिशिएटिव लें, इन्वेस्टमेंट आएगी। यानी कि अगर आप कहें कि भैंस को कि आप दूध दोगी तो मैं आपको घास दूंगा, उसे चारा दोगे तो दूध देगी। बिजनेस ऐसा ही है, आप इन्वेस्टमेंट देंगे वो बिजनेस शुरू होगा। जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस कोई नहीं होता, लेकिन उसके लिए इनिशियल कुछ स्टेप्स होते हैं। हाँ, जीरो से हो सकता है, पहला आपका इरादा, वो जीरो इन्वेस्टमेंट है। आपने इरादा किया, वो जीरो इन्वेस्टमेंट है। आपके स्टेप बाय स्टेप आपके लिए सपोर्ट होती जाएगी। आप सोच भी नहीं सकते, जब आप एक पुख्ता इरादा करते हैं, आप जब अपना मिशन, अपना विजन, अपने गोल्स अपने किसी 5, 6, 8, 10 दोस्तों को बताते हैं, उन्हीं में से कोई एक दोस्त कहता है यार फंड मैं देता हूँ, आप शुरू करें, आए आप और मैं मिलकर पार्टनरशिप करें। फंड आ गया। इन्वेस्टमेंट आपके पास नहीं थी, आपका आइडिया था, आपका इरादा था। जब आप गुफ्तगू कर रहे थे, जब आप बात कर रहे थे, तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बता रहा था कि आप कुछ कर जाएंगे। आपके लिए 1 करोड़ भी कोई लगा सकता है। कोई आपके साथ बैठ के आपको 10 करोड़ की भी कोई गारंटी दे सकता है कि आप बिजनेस शुरू करें, क्योंकि आपके अंदर आपका इरादा बड़ा मजबूत है। और अगर आप शक शुरुआत में और आप कह रहे हैं यार देखते हैं कोई कहीं से कोई पैसों का जुगाड़ लग जाए और उन पैसों से कोई बिजनेस शुरू करते हैं, नहीं भी कामयाब होंगे तो तजर्बा हो जाएगा, तो मुझे बताएं पैसे कहाँ से आएंगे? कौन आपके ऊपर इन्वेस्ट करेगा? कोई भी नहीं करेगा। आपके इंटरपर्सनल स्किल्स आपको इन्वेस्टमेंट ला के देती है। वो इन्वेस्टमेंट आपका लोगों का नसीब होता है, रिस्क होता है, जो कई लोगों के साथ जुड़ा होता है। कई बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, आपको नहीं पता उनके पीछे कितने पार्टनर्स हैं, कितने डायरेक्टर्स हैं, वो बड़ी फ्लोरिश हैं, बड़ा काम कर रही हैं और बड़े अच्छे मकाम के ऊपर है। उन सब का एक सिस्टम, इकोसिस्टम चल रहा है। तो इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है, लेकिन इन्वेस्टमेंट से पहले आपका इरादा बहुत जरूरी है। आपका अपना विजन, आपका अपना मिशन, आपकी अपनी क्लैरिटी होना जरूरी है कि आप किस विजन के तहत स्टार्ट कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं, कि आप किस मकाम पे पहुंचना चाहते हैं। देखें, अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो सही करता है, जिसकी वो कोशिश करता है। अब आप एक अपना इरादा रखते हैं कि आप पाकिस्तान के किस लेवल तक जाना चाहते हैं, दुनिया के किस मकाम तक पहुंचना चाहते हैं। आप अपनी सोच तो बड़ी रखें, फिर उसके बाद आपके लिए इन्वेस्टमेंट खुद ब खुद जनरेट होती जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा, अल्लाह की रहमत से आपके लिए कई रास्ते खुलते चले जाएंगे। अब आगे बात, वो कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं, वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिनसे वो स्टार्ट नहीं कर पाते, या स्टार्ट करते हैं तो ड्रॉबैक हो जाता है, फेल हो जाते हैं। सबसे पहले कि हम अपना जो कुछ करना चाह रहे हैं उसको रिटर्न में नहीं लिखते। हम करना क्या चाह रहे हैं, एक व्हाइट पेज लें, उसको लिखिए मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मेरा क्या क्या इरादा है, मैं कितने अर्निंग करना चाह रहा हूँ, इस साल मैं क्या कुछ कमाना चाहता हूँ। अपना गोल एंड टारगेट पहले डिसाइड करें। अब लोग ये कहते हैं कि हमें कैसे पता कि आगे क्या होगा। हमें नहीं पता कि आगे क्या होगा, लेकिन हमारा एक रोड मैप होना चाहिए। एक बंदा यहाँ से सफर के लिए निकले अपनी गाड़ी पे और पेशावर जाना चाहता है, ठीक है, और पेशावर जाने के लिए वो M2 पे चला जाए और वो दुरूद भी पढ़ता रहे और सफर की दुआ पढ़ के निकले और सारा सब ज़ायफ करता रहे। वो जाना पेशावर चाह रहा है, लेकिन वो M2 लाहौर का सफर कर रहा है, तो मुझे बताएं वो कहाँ पहुंचेगा? लाहौर पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने प्लान नहीं किया, डिसाइड नहीं किया, कैलकुलेट नहीं किया कितने किलोमीटर का सफर होगा, इसके लिए मुझे कितना फ्यूल लगेगा, वहां पे पहुंचना कितने बजे मैं निकलूंगा, कितने बजे पहुंचूंगा, वहां पे पहुंच के मेरा अगला टारगेट क्या होगा, कितने बजे फिर मैंने वापस आना है। अब ये वो सारा कैलकुलेट करेगा टिल वापसी अपने घर आने तक। तो उससे पूछें, आपको नहीं पता कि आप रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए, आपको नहीं पता कि रास्ते में कोई और ट्रक गुजरते हुए आपकी गाड़ी को मार दे, आपको नहीं पता कि रास्ते में कई 100 हादसात होंगे। वो कहेगा यार ये सारा कुछ तो बात की बात है, पहले मैं तो अपनी प्लानिंग पूरी कर लूं। बिजनेस सेम ऐसे ही है। आप बिजनेस करते हैं, आप चेक करते हैं कि मैं अपने कितने फंड से बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ। आप कहते हैं मैं सपोज 1 लाख रुपए से कोई बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, 1 लाख से 100 बिजनेस शुरू हो सकते हैं। आप कहते हैं मैं 5 लाख से शुरू कर रहा हूँ, 5 लाख से 100 बिजनेस शुरू हो सकते हैं। आप कहते हैं कि मैं 20 लाख से शुरू करता हूँ, 20 लाख से सैकड़ों बिजनेस हो सकते हैं। आप कहते हैं मैं 1 करोड़ से करना चाहता हूँ, 1 करोड़ से भी सैकड़ों बिजनेस हो सकते हैं। सारे बिजनेसेस स्टार्ट होते हैं आपकी अपनी प्लानिंग से कि आपका अपना माइंड कहाँ तक जा सकता है। आपका माइंड जहां तक जा सकता है वहां तक आप बिजनेस करने के लिए इरादा रखते हैं। मुश्किलात आती हैं, हर बिजनेस में आती हैं। अब ये वो बिजनेस जिनमें पहला उसके अपने साथ से स्टार्ट हो रहा है कि उसने खुद लिखा नहीं था, प्लान नहीं किया था, गोल एंड टारगेट में नहीं था। अब आगे दूसरे नंबर के ऊपर, अब अक्सर ज्यादातर बिजनेस जिन लोगों के पार्टनरशिप में बिजनेस होते हैं उन लोगों में आपस में तहरीर नहीं होती, रिटर्न नहीं होता, उनके आपस के एग्रीमेंट्स क्लैरिटी के साथ नहीं होते। आप देखें कि हदीस में मुबारक है कि जब आप आपस में लेन देन करें, कोई कारोबारी मादा करें तो उसे तहरीर कर लें। वो तहरीर क्यों कर ले? क्योंकि बहुत से लोगों को बातें याद भी नहीं रहती। आप कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं उसको फौरी तौर पर रिटर्न सूरत में ले आए। आपकी 1 महीने बाद दोबारा कोई मीटिंग हुई है, आप दोबारा कुछ चेंजिंग कर रहे हैं, उसमें उसी तहरीर में दोबारा चेंजिंग करना है। आपके सारी चीजें रिटर्न चलती रहे, कभी कोई मसला नहीं बनेगा। बिजनेस में नुकसानात दूसरी वजह की जैसे ये भी आता है कि पार्टनरशिप होती है बाजारन, वो लोगों को पता भी नहीं होता, बाद में चलता है जी उसे
लॉस हो गया, उसे क्राइसिस हो, पता चले कि उसमें पार्टनर कुछ थे और किसी की भी नियत का मसला आया या किसी की भी क्लैरिटी नहीं हुई तो वो बिजनेस डाउन में जाएगा। अब तीसरे नंबर के ऊपर आ गया कि उस बिजनेस के मुतालिक, जो बिजनेस वो कर रहा है उस बिजनेस के मुतालिक उसने आगे नया कुछ सीखा। एक बिजनेस है वक्त के साथ चेंज होता रहता है, अब अगर वो इनोवेशन आती हैं, अब वो बिजनेस के साथ साथ खुद को अपग्रेड करेगा, सीखेगा, उसके लिए वर्कशॉप्स लेगा, उसके लिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स लेगा, अपनी टीम को टीच एंड ट्रेन करेगा, अपने बिजनेस के लिए अपने आउटलेट को, अपने सेटअप को अपग्रेड रखेगा, अपने खुश इखलाकी रखेगा, अपने क्लाइंट के लिए वो तमाम इंफॉर्मेशन जो क्लाइंट को चाहिए वो उसको अपडेट करके देता रहेगा। मेरे पास एक दोस्त है, मैं आपको बताता हूँ, बहुत आउट क्लास किस्म की कंस्ट्रक्शन करना जानते हैं और वो ऐसी कंस्ट्रक्शन जानते हैं कि आपके घर की कॉस्ट कम हो जाएगी अगर आप अपने घर को उनके डिजाइन के मुताबिक बनाएंगे। आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी कम यूज होगी अगर आपने उनके डिजाइन के मुताबिक घर बनाया। अच्छा, आपके घर में एयर कंडीशन कम चलेगा अगर आपने घर उनके डिजाइन के मुताबिक बनाया। इतनी सारी खूबियां होने के बावजूद भी वो जब आप उनसे बात करेंगे कहेंगे आपकी ये सारी इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पे नहीं है। कहते हैं वो सारा हमें नहीं आता, हम बनाने के माहिर हैं, हम वो कर देंगे। अच्छा, उनकी इस सारी इंफॉर्मेशन किसी को पता ही नहीं। अब अगर जब तक वो अपनी सारी इंफॉर्मेशन खुद अपने मोबाइल लें और मैंने वीडियो रिकॉर्ड करें और सोशल मीडिया पे दें, लोगों को बताएं मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये बना सकता हूँ, तो वो लोगों तक पैगाम पहुंचना शुरू हो जाएगा और लोग आपके साथ अटैच होना शुरू हो जाएंगे, आपको क्लाइंट भी मिलेगा। अब ये वो नहीं कर रहा, लेकिन शिकवा किस चीज का कर रहे हैं? बिजनेस नहीं। उनकी और मेरी मुलाकात जिस सूरत में भी हुई, मैंने नाम नहीं इसमें अनाउंस किया, जिस सिलसिले में वो इस सिलसिले में कि आप हमारे बिजनेस की मार्केटिंग करें, आपकी टीम, आपका ग्रुप हमारे बिजनेस से अटैच हो, कोलैब करें। मैंने उन्हें हामी भरी, मैंने कहा मिलकर करते हैं, लेकिन आप बुनियादी तौर पे देखें कि ये बुनियादी तौर पर उनका अपना जाती फर्ज है, उनका बिजनेस है, वो ग्रो करना चाहते हैं, वो स्टार्ट में। अब ये एक वो ड्रॉबैक है जिस वजह से ऐसे सिर्फ ये एक नहीं, सैकड़ों मिसालें और भी होंगी जिन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया, वो अपना पैगाम ही लोगों तक नहीं पहुंचा सके, वो अपनी बात ही लोगों तक नहीं पहुंचा सके। वो कर क्या रहे हैं, उनका मिशन क्या है, वो क्या क्या खिदमत दे सकते हैं, उनकी क्या सर्विसेज हैं, वो कितनी सर्विसेज को यूटिलाइज करके लोगों तक क्या आसानी कर सकते हैं। अब अगर आप देखें कि बिजनेस कोई भी होगा, उसके पीछे कोई ना कोई सर्विसेज होंगी, उसके पीछे कोई ना कोई उसका कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जरूर होगा जो किसी के लिए आसानी कर रहा होगा, जो किसी की मुश्किल आसान कर रहा होगा, वो उसका सोल्यूशन दे रहा होगा। बेसिकली सोल्यूशन देना ही बिजनेस है, सोल्यूशन इज बिजनेस, ये एक सादा सी टर्म यूज होती है। अच्छा, अब अगर वो सोल्यूशन का लोगों को पता ही नहीं है, वो अपने बिजनेस में अपने आप को अपग्रेड नहीं करा, तो ये भी उसके लिए ड्रॉबैक बनेगा। अब तीसरे चौथे नंबर के ऊपर आ जाता है ऐसे लोग जो अपने बिजनेस में प्लान बी नहीं बनाते। प्लान बी, ये अगर आप गौर करें, लोग कहेंगे कि यार एक ही आपने प्लान बनाया और प्लान बी नहीं बनाना चाहिए, जबकि प्लान बी आपको बनाना चाहिए। आपके बिजनेस के लिए कभी भी क्राइसिस आ सकते हैं, मुल्क के हालात चेंज हो सकते हैं, आपकी स्ट्रेटजी क्या चेंज होनी चाहिए। ये कोरोना आया, उसने बेशुमार लोगों को सिखाया, चलते चलाए बिजनेस डूब गए, चलते चलाए बिजनेस जिनकी एक एक घंटे की लाखों की सेल थी और दिन में कई 2 मिलियन 3 मिलियन की सेल होती थी, जीरो पे आ गए। और लेकिन उनके एक्सपेंसेस कहाँ से कहाँ थे, वो जीरो पे नहीं आए, उनको डाउन साइजिंग करनी पड़ी। क्यों? उस कोरोना ने हमें सिखाया कि अपने बिजनेस का प्लान बी भी क्या होना चाहिए। अगर कोई डिजास्टर आ जाए, कोई खुदा ना खास्ता कोई मसला बन जाए, तो आप इस प्लान बी में क्या ऐसा है कि आप अपने बिजनेस को दोबारा से रन कर सकें। अच्छा, ये तो आज ऐसे बेशुमार लोग जो कोरोना के बाद ऑनलाइन हुए, वो लोग जिन्होंने 2005-6 में अपने बिजनेस को ऑनलाइन कर लिया था, आप सोचें वो कहाँ से कहाँ पहुंचे, उनका रेवेन्यू कहाँ से कहाँ पहुंचे, उन्होंने कहाँ से कहाँ तरक्की की, उन्होंने कहाँ से कहाँ तरक्की की, किस मकाम तक पहुंचे वो, क्योंकि उन्होंने डिजिटल मीडिया को, सोशल मीडिया को अपने बिजनेस के लिए उस वक्त यूटिलाइज करना शुरू किया जब लोग इसके बारे में जानते नहीं थे। और जब सोशल मीडिया तेजी से पाकिस्तान में आया और जैसे जैसे इसकी मुख्तलिफ एप्लीकेशन, जब मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म आए, उन प्लेटफॉर्म पे लोगों ने फन को पसंद किया, बिजनेस को नहीं पसंद किया, अपने बिजनेस के लिए आसानी नहीं पसंद की, अपने बिजनेस के लिए उन्होंने नहीं सोचा कि हमें इसका क्या फायदा हो सकता है। जिन्होंने पर्सनल ब्रांडिंग पे काम नहीं किया, जिन्होंने अपने बिजनेस के लिए काम नहीं किया, वो पीछे रह गए। अच्छे अच्छे नामवर बिजनेसमैन थे जो बिल्कुल क्राइसिस का शिकार हुए और दोबारा उठना उनके लिए मुश्किल हो गया। और जिनके पास कोई बैकअप था, कोई प्लान बी था, वो दोबारा सर्वाइव कर गए, दोबारा उठ गए, जीरो से दोबारा हीरो बन गए और कहाँ से कहाँ उन्होंने अपने दोबारा मकाम बना लिया। सेल्स में जो नए लड़के आते हैं, कल मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक खातून थी जो कि जिसने अपना फर्स्ट मिलियन जो था ना, वो 20 इयर्स की एज में बनाया है। $1 मिलियन की बात हो रही है और अब वो $1 बिलियन की कंपनीज चला रही है, 8 से 10 सेल्स उसने से एज अ सेल्समैन शुरू किया था। वो बता रही थी कि सेल का मेरे लिहाज से एक टिप मैं देना चाहूंगी, अगर कोई भी दुनिया में मुझे देख रहा है, कि सेल्समैन वो है जो दूसरे की जगह खुद को रख रहा है। मतलब क्लाइंट की जगह आपने खुद को रखना है
पुट योर सेल्फ टू देयर शूज, तो फिर आप जो है एक डिसीजन ले सकते हैं और वो फिर आपकी चीज भी बिकेगी और आप एक ट्रू बिजनेसमैन भी बन जाएगा। तो जो नए लड़के हैं सेल्स में आ रहे हैं उनको आप क्या मशवरा देंगे कि क्या क्या चीजें उनको, एक तो आप लोग ट्रेनिंग और वो सब चीजें तो करवाते हैं आपने, लेकिन इस वीडियो के थ्रू आप एक कुछ ऐसा मैसेज दे दे ताकि उनको एक डायरेक्शन मिल जाए। अच्छा, ऐसा है कि सेल्स एक ऐसा शोबा है, दुनिया का हर काम इसी से वाबस्ता है। दुनिया में हर चीज बिक रही है, कहीं प्रोडक्ट बिक रही है, कहीं सर्विसेज बिक रही है। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं जो बिकती ना हो। यानी कि आप किसी छोटे से छोटा कोई भी ऐसा शोबा देख लें, वो अपनी सर्विस ही बेच रहा है, कोई अपनी प्रोडक्ट बेच रहा है, और सब में सेलिंग स्किल्स टाइम से आती हैं। अच्छा, ये सारी वो चीजें जो प्रैक्टिस से आती हैं। जाहिर सी बात है, आप देखें फॉरेन कंट्री में कई ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, कई ऐसे इदारे हैं, स्कूल्स में बच्चों को सेलिंग उनके सिलेबस में ऐड कर दिया गया है और बच्चों को प्रैक्टिकल बताया जाता है कि ये प्रोजेक्ट आपने बनाना है और इसको सेल करना है, और इसको सेलिंग स्किल्स टेक्निक्स उनके अंदर इन्हांस करने के लिए उन्होंने अपने कोर्स में ऐड कर दी। अब पाकिस्तान में मसला ये है कि एमबीए मार्केटिंग वाले से जब आप पूछते हैं कि आपने एमबीए मार्केटिंग किया तो आप किसी चीज को बेचने के लिए कोई बताएं मार्केट में कोई आइडिया, कोई इनोवेशन, वो कहते हैं मुझे पहले कहीं जॉब मिल जाए, मैं पहले कोई अपनी इनकम जनरेट कर लूं, फिर मैं कहीं कोई सेल्स की तरफ जाके देखूंगा, सोचूंगा। वो सेल्स की तरफ उसके जाने के लिए मेंटली तैयार ही नहीं है। वो उसने एमबीए मार्केटिंग करने के बाद फिर जॉब के लिए जाके अप्लाई किया। कोई सेलिंग स्किल्स अगर वो आइडिया के लिए ले तो वो बहुत कुछ आगे कर सकता है। अब आगे बात इसके ऊपर कि सेल्स किस तरीके से एनहांस होगी, ये प्रैक्टिकली एक थ्रू प्रोसेस है। आप ये कहें कि आपने ड्राइविंग पहले जब सीखना शुरू किया आपने कई मिस्टेक्स की, सेम ऐसा सेलिंग आपको सीखनी पड़ेगी। सेलिंग इज अ स्किल, ये आर्ट भी है और ये स्किल है और ये एक साइंस भी है। यानी कि ये आर्ट, स्किल, साइंस, ये तीनों चीजें मिला के आपको सीखनी पड़ेंगी। और ये सीखेंगे कब? ये इसकी कोई किताब आपको नहीं सिखाएगी, ये प्रैक्टिकली आप सीखेंगे धक्के खा के। कौन से धक्के? यानी कि आप एक स्टार्ट लेते हैं, किसी से कोई चीज करते हैं, आपकी सेल कोई बहुत अच्छी हो जाती है, कोई बहुत अच्छी नहीं होती। आप स्टार्ट करते हैं, आपकी सेल्स में बाज़ बार आपको कभी लॉस हो जाता है, कभी बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। आप देखते हैं कि मैंने कौन सी कम्युनिकेशन किस तरह यूज की जिसमें मुझे उसमें बेनिफिट हुआ। अच्छा, बाज़ औक़ात आप देखते हैं लो प्रॉफिट पे आप काम कर रहे होते हैं, बहुत थोड़े प्रॉफिट पे काम कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि अगला क्लाइंट अफोर्डिंग था, मैं अगर थोड़ी सी कम्युनिकेशन बेहतर करता हूँ इसमें से अच्छा प्रॉफिट गेन हो सकता था। अच्छा, आप देखिए कि जापानीज जो लोग हैं वो उनका कॉन्सेप्ट ही है, वो कहते हैं कि क्लाइंट इज अ गॉड। वो कहते हैं कि क्लाइंट इज अ गॉड, यानी कि वो उनका वो गॉड क्यों कहते हैं? वो कहते हैं आप उसको अच्छी सर्विसेज दें, आप उसकी जितना हो सकता है उसको अच्छा गाइड करें, उसको सर्विसेज दें, उनको ये लगे कि वाकई आपने उसकी एक सही बेहतरीन खिदमत की है। अब मुझे बताएं कि इस कॉन्सेप्ट के साथ जब आप किसी जगह जाते हैं और कोई चीज़ आप बेच रहे हैं या कोई चीज़ आपके बिजनेस में है, आप उसकी प्रोडक्ट, आप उसकी सर्विस अपनी टीम को टीच ट्रेन करते हैं, बताते हैं कि इसको इस तरीके से पेश करनी है। तो जब आप कहेंगे कि यार उनको इस तरीके से, इस अच्छे अंदाज से प्रेजेंट करना है कि अगले का दिल जीतना है, तो मुझे बताएं सेल्स होगी कि नहीं होगी? और आप ऐसे पाकिस्तान के कई स्टोर्स पे जाएं, आप इनो पूरे स्टोर का चक्कर लगाएं, वहां पे ठहरे हुए सेलमैन आपसे नहीं पूछेंगे यस सर मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ। आप चक्कर लगाएं घूम के, वो चुप करके ठहरे रहेंगे, वो आपको खुश अखलाकी से बुलाएंगे भी नहीं। और ये उनकी बात हो रही है जो सेल्स की। और कई ऐसे ओनर्स वो अपने सीट पे बैठे होंगे, मोबाइल में लगे होंगे, उनको भी कदर नहीं कि वो अपने क्लाइंट्स की, जो क्लाइंट अल्लाह ने भेजा है उनके बिजनेस में, उनके दरवाजे से चढ़ के उनके शॉप के अंदर आया है, वो उसकी किस तरह कदर कर सके, वो नहीं पूछते। तो आप देखें कि उनकी सेल्स बनिस्बत उनके उन आउटलेट्स के जहाँ पे आपको वेलकम किया जाता है, आप इन होते हैं वो आपको वेलकम किया जाता है, एक एक चीज के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दी जाती है। आप 10 बार उनसे पूछें, वो 10 बार आपको बड़े खुश अखलाकी से बताएंगे। तो उन्होंने वो सीखी हैं चीजें, उन्होंने अपनी सेल्स को बेहतर करने के वो टिप्स सीखे हैं कि किस तरीके से सेल बेहतर हो सकती है। तो इसी तरीके से ऐसे तमाम नौजवान कोई भी बिजनेस जो इसका वो इरादा करते हैं, वो स्टार्ट करें, कोई भी एक चीज, किसी भी छोटे बिजनेस का, उसको पूरी तरह सीखें उसकी सर्विसेज देने के लिए। उसके लिए आप देखें कि क्लाइंट को टैकल करने के लिए, कम्युनिकेशन स्किल के लिए, ये सारी चीजें सेल में आएंगी। यानी ये चीजें आएंगी तो सेल बेहतर हो जाएगी। आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, आप सेल अच्छी कर लेंगे। अच्छा, आपकी पेरेंट्स अच्छी है, आप सेल मजीद अच्छी कर लेंगे। अच्छा, आप की बॉडी लैंग्वेज, आपकी टोन, वॉइस टोन बहुत अच्छी है, आप अपनी प्रोडक्ट की अफादियत बहुत अच्छी बता सकते हैं। एक पेन है और इस पेन के मुतल्लिक अगर मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं पेन आपको सेल करना चाहता हूँ, मुझे इसके 3 आपको चीजें बतानी चाहिए। मुझे इसका फीचर भी आपको बताना चाहिए, इसका एडवांटेज भी आपको बताना चाहिए और इसका बेनिफिट भी आपको बताना चाहिए। आप कहेंगे कि फीचर, एडवांटेज, बेनिफिट, ये तीनों क्या है? अब ये तीनों तो मिलते जुलते नाम है।
मिलते जुलते नाम है, और लोग इसको एक थ्रो में बता देते हैं कि इसका ये फायदा है, जबकि इसको फैब सेलिंग कहते हैं, फीचर, एडवांटेज और बेनिफिट। ये इस पेन की फीचर कुछ डिफरेंट है, इस पेन का एडवांटेज कुछ डिफरेंट है, और इस पेन का बेनिफिट कुछ डिफरेंट है। फीचर इसकी मैन्युफैक्चरिंग से है कि ये बना किस चीज से है, वो इसकी मैन्युफैक्चरिंग है कि ये बना कितना है, इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, इस पेन के लिखने का कितना टाइम ये पेन चलेगा, ठीक है, ये टूटेगा नहीं, ये इसके फीचर में आ गए। अब इसका आ गया एडवांटेज। इसका एडवांटेज क्या है कि जहां बाकी पेन 1 महीना चल सकते हैं, तो ये पेन आपका 2 महीने चल सकता है। जहां बाकी पेन अगर आप उनको पॉकेट में डालें तो उनका इंक वहां से नीचे से निकल आती है, लेकिन इस पेन की इंक, ये इसके एडवांटेज में आ गया, इसकी इंक नहीं निकलेगी, ठीक है। फीचर इसकी मैन्युफैक्चरिंग थी। अब इसका एडवांटेज आ गया दूसरे पेन के कंपैरिजन में आ गया। एडवांटेज हमेशा कंपैरिजन में आता है। अब आ गया बेनिफिट। मुझे इसका क्या बेनिफिट होगा? मुझे ये इकोनॉमिकल पड़ेगा, बाकी पेन से थोड़ा सस्ता पड़ेगा, ठीक है, ये मेरा बेनिफिट है, क्लाइंट से रिलेटेड है। अच्छा, अब इसका बेनिफिट ये है कि मैं जब इस पेन को यूज कर रहा हूँ, सिग्नेचर कर रहा हूँ, मेरे सिग्नेचर करते हुए ये रुकेगा नहीं। अब मैं इसको अब एक फ्लो में बताता हूँ, अब गौर कीजिएगा। ये पेन जो कि बहुत जबरदस्त क्वालिटी से बनाया गया है, अब आप गौर कीजिएगा, मैं इसकी फीचर की तरफ जा रहा हूँ। इस पेन का एडवांटेज ये है कि ये पेन कभी भी हमारे नॉर्मल पेन की निस्बत से जल्दी खत्म नहीं होगा। बाकी पेन जल्दी खत्म हो जाएंगे, ये खत्म नहीं होगा। अच्छा, बाकी पेनों के टूटने का खर्चा रहेगा, इसकी टूटने का खर्चा नहीं रहेगा। इसका एडवांटेज है अदर देन बाकी प्रोडक्ट के। अब आ गया कि जब मैं इसको यूज कर रहा हूँ तो मुझे कहीं सिग्नेचर करने में रुकावट नहीं करेगा, और ये लॉन्ग टाइम चलेगा। और इस पेन के जहां अगर मैं बाकी पेन से सिग्नेचर 100 कर सकता तो इससे 500 कर सकूंगा। अच्छा, अब आप तीनों को गौर कीजिएगा। इनकी इन फैब में हमने फीचर पे भी गौर किया, एडवांटेज भी गौर किया, बेनिफिट भी गौर किया। मेरे बताने के अंदाज में तीनों चीजें ऐड हो गई। और अब मैं ये भी देख रहा हूँ कि अगर इस पेन को मैं रखूंगा मुझे खूबसूरत भी लगेगा। अब आप गौर कीजिएगा कि ये तीनों अगर बताने आ जाएं किसी को किसी भी प्रोडक्ट के मुतालिक, तो वो अपनी चीज सेल भी कर लेगा, और ऐसा 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 अपनी सेल्स $1 मिलियन तक भी ले जा सकेगा। अच्छा, अब वो चीज डुप्लीकेट होगी साथ साथ उसकी अपनी टीम में। पहले वो अकेला था, फिर वो अपनी टीम को बताना शुरू किया। जब उसकी पूरी टीम टीच एंड ट्रेन हो जाएगी, बाकायदगी से उन सबको वो सिखाएगा, तो ये सीखने सिखाने के अमल से सेल्स भी बढ़ जाएगी। उनका बिजनेस जो है वो उस स्टेज पर चला जाएगा जिसका ड्रीम उन्होंने देखा है। जिंदगी जो है वो हार्ड टाइम देती है, हर इंसान को देती है। कोई ना कोई टाइम एक ऐसा होता है। आपकी लाइफ में वो हार्ड टाइम कौन सा? ऐसा है कि मैंने अपने बिजनेस के स्टार्ट में बड़े अरूज देखा। मैंने अपने बिजनेस के स्टार्ट में बड़ी तरक्की की। मैं 21 साल की उम्र में इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और मुख्तलिफ ममालिक के मैंने टूर्स किए, और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मैंने ट्रैवल किया। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मुझे ट्रैवल करने का इत्तेफाक हुआ, और मैंने मुख्तलिफ एक ऑर्गेनाइजेशन में मैं एज ए सर्टिफाइड ट्रेनर था उनका, आल पंजाब का। तो मैं वहाँ पर उनके मुख्तलिफ शहरों के आउटलेट्स को जाकर ट्रेनिंग्स भी करता था, और उन ट्रेनिंग सेशंस में मेरे कई स्टूडेंट्स भी थे। ओवरऑल जब मैं उस वक्त के टाइम में देखता हूँ तो 50,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स थे जिनको मैं टीचिंग ट्रेन कर चुका था। और एक टाइम ऐसा आया कि थोड़े थोड़े टाइम में क्राइसिस आना स्टार्ट हुआ, तो मैं एक अच्छी गाड़ी से, जब मेरे पास अपने इस्तेमाल की थी, वो गाड़ी मुझे सेल करना पड़ी, और उसके बाद मैं बिल्कुल दोबारा नए सिरे से जीरो से स्टार्ट करना शुरू हुआ। लेकिन उस वक्त भी मैं जब अपने ऑफिस आता था, अपने बिजनेस में, जब मैं गाड़ी पे आता था मेरे चेहरे पे वही स्माइल थी, और जब मैं गाड़ी के बगैर आ रहा था वही स्माइल थी। ये वो टफ टाइम था जब मुझे उस वक्त क्राइसिस का स्टार्ट हुआ। उस वक्त नहीं बिजनेस में समझ आई, काफी सारे क्राइसिस थे मुख्तलिफ किस्म के, और उन क्राइसिस की वजह से मैं बिल्कुल जीरो हो गया। और उस वक्त मैं शुक्रगुजार हूँ अपने वालिदैन का, मेरे वालिद साहब, जिन्होंने उस वक्त मुझे दोबारा तरक्की दी, दोबारा सपोर्ट करने के लिए कहा, और उन्होंने ये बताया कि तुमने जिस एज से बिजनेस स्टार्ट किया, तुमने कहीं पैसा ज़ाया नहीं किया, तुमने कहीं पैसा गलत रास्ते पे नहीं लगाया, बिजनेस में लॉस हुआ, तो मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ। कई ऐसे दोस्त अहबाब, कई ऐसे रिश्तेदार, कई दोस्त जो सब कहते हैं कि तुम्हारी ये गलती थी, तुमने इससे ये किया, ये ना करते, ये ना करते, लेकिन मेरे वाले मोहतरम जो मेरे रोल मॉडल हैं हमेशा से और रहेंगे, उन्होंने कहा कि आपने बिजनेस किया, बिजनेस में आपने लॉस किया, कुछ भी किया, तुम्हारी इस लाइफ के एक्सपीरियंस में वो चीज़ें ऐड हुई, मैं तुम्हें दोबारा सपोर्ट करता हूँ। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और फिर मैं दोबारा बिजनेस में ग्रो हुआ उन्हीं की वजह से। और जब दोबारा बिजनेस स्टार्ट हुआ तो मुझे वो सारी चीज़ें दोबारा माइंड में रिकॉल हो रही थी। ये गलती मैंने वाकई की थी जिसमें मुझे लॉस हुआ, ये गलती मैंने की थी इससे मुझे लॉस हुआ। मेरे वालिद साहब की वो हर एक बात मुझे फिर दोबारा याद आई, जब वो समझाया भी करते थे। बाज़ औक़ात हम अपने एक्सपीरियंस में वो गलती भी कर जाते थे, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने फिर दोबारा बेशुमार नवाजना शुरू कर दिया।
अल्लाह ने अच्छी से अच्छी गाड़ी भी दी, अल्लाह ने इज्जत भी दी, अल्लाह ने शोहरत भी दी, अल्लाह ने माली हालात बहुत अच्छे कर दिए अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह ताला का खास करम है। और हम 4 भाई इस बिजनेस में चारों ने फ्लोरिश किया अल्हम्दुलिल्लाह, और चारों में इकट्ठे ही हैं। और मैं सबको हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप बिजनेस में हो, अगर आप भाई ज्यादा तादाद में 3 है, 4 है, 5 है, एक ही बिजनेस में हो, और उसमें आप अपने पोर्शन डिवाइड कर लें, अपनी जिम्मेदारियां रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड कर दें, लेकिन हो एक ही बिजनेस में, वो बिजनेस आपका ग्रो करेगा। अच्छा, हमारे बिजनेस में अब देखें, मेरे बड़े भाई हैं, वो कुछ और रोल प्ले करते हैं, मैं कुछ और करता हूँ, मेरे छोटे भाई कुछ और करते हैं, जो उनसे छोटे हैं वो कुछ और करते हैं। एक भाई पूरे अकाउंट्स को देख रहे हैं, एक भाई पूरी ऑपरेशंस को देख रहे हैं, लेकिन उन सब के नीचे टीम्स हैं, सारी प्रॉपर सिस्टम है। अच्छा, अब अगर आप देखें कि अगर मुझे ये सब सेपरेट करना पड़े, अकेले करना पड़े, और मुझे बताएं कि मुझे वो ज्यादा टाइम लगेगा बानिस्बत जो आज हम 4 भाई मिलके कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग आपस में बेहतर है, तो हम आगे जो सफर 5 साल में होना था वो 1 साल में हम कर सकते हैं। और यही एक वजह है कि जिस वजह से हम बिजनेस में डाउनफॉल में जाके दोबारा ग्रो करें, तो हम 4 भाइयों का इत्तेफाक और हमारे वाले साहब की सरपरस्ती, जिनकी एजुकेशन, जिनकी तरबियत हमने अमल में लाई, और हमें दोबारा सक्सेस मिली। पख्तून भाइयों का ये बिजनेस मॉडल है जो आपने चुराया है। अक्सर मैं फील्ड में देखता हूँ कि हमारे जो पख्तून भाई हैं, वो भाई जो होते हैं वो मिलकर काम करते हैं। बहुत से ऐसे हमारे बिजनेस की कुछ नेचर ऐसे डंपर्स वाले का जो काम है, इनसे हमारा बड़ा पड़ता रहता है। तो मैं ऐसे 10 लोगों को जानता हूँ इस्लामाबाद में, एक डंपर से शुरू हुए थे और अब 10-10 डंपर्स हैं, और वो सारे भाई खुद चला रहे होते हैं। तो ये वो इसको हम पख्तून बिजनेस मॉडल कहेंगे। जिसमें सीखने की बात है, किसी से भी सीखी जा सकती है, और बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और ऐसे तमाम लोगों को, रावलपिंडी इस्लामाबाद में एक बिजनेस जो कि बहुत अच्छा सक्सेसफुल बिजनेस है, मेरी उनसे मुलाकात 2021 में हुई, बल्कि मैं नाम भी उनका लूंगा, नईम साहब, वो चौधरी नईम साहब, वो बहुत कामयाब शख्सियत हैं, और स्वीट पैलेस बेकर्स के ओनर हैं। स्वीट पैलेस रावलपिंडी इस्लामाबाद में काफी ब्रांचेस हैं। उन्हीं के 5 भाई हैं, और 5 भाई एक ही बिजनेस में। 5 भाइयों का इत्तेफाक आपस में कि वो जब भी अपने बिजनेस को देखते हैं कि उनकी कब से सक्सेस स्टार्ट हुई और आज वो किस मकाम पे, पूरे शहर में अल्लाह ने बड़ी इज्जत से नवाजा। और जब वो मुझे मिलते हैं तो मैं उन्हें कहता हूँ कि भी आप और हमारा, यानी कि हम आपको फॉलो कर रहे हैं कि हम आपके लेवल तक आएंगे और मजीद भी आगे जाएंगे। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, और अक्सर वो जब मिलते हैं वो कहते हैं कि मेरे बेशुमार लोगों से मुलाकातें बहुत अरसा पुरानी होती नहीं, लेकिन जब से आपसे मुलाकात हुई हमारी फ्रिक्वेंसी मैच कर गई। हमारी फ्रिक्वेंसी, उनके साथ जब हम बैठते हैं और टाइम एंड फ्रेम से हट के हमें घंटों बैठ के गुफ्तगू करते हुए, गपशप करते हुए अंदाजा नहीं होता, काफी टाइम गुजर जाता है, और काफी अच्छी गुफ्तगू भी रहती। और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए रोल मॉडल हैं कि उन्होंने अपने बिजनेस में इत्तेफाक से रहे। आज उन सारे भाइयों की उम्रें 50+ हैं, 55-60+ भी हैं, लेकिन वो अपने बिजनेस में 5 भाई इकट्ठे हैं। अलग अलग ब्रांचेस जरूर बन गई हैं, लेकिन 5 भाई इकट्ठे हैं। तो इसी तरीके से मैं कहता हूँ कि जब भी बिजनेस में हो, सारे भाई इकट्ठे हों और मिलके करें, इत्तेफाक से करें, उसमें अपने पोर्शन डिवाइड कर लें, अपनी जिम्मेदारियां डिवाइड कर लें, लेकिन मिलके करें, उसमें अल्लाह पाक बरकत दे देंगे। सर, वो कहते हैं कि जब तक लालची जिंदा है ना, ठग का कारोबार नहीं रुकता। रियल स्टेट में ना एक बड़ा स्कैम आया जो मैंने काफी लोगों से डिस्कस किया है रिसेंट ईयर्स में, जिसमें रेंटल वैल्यू एड थे। उसमें क्या किया जाता था कि कुछ चीज तैयार की जाती थी, कोई प्रोजेक्ट हाई राइज ये वो भी तैयार भी नहीं होता था, एक प्लॉट होता था। लोगों को कहा जाता था आप 1-1 करोड़ रुपया दे दे, 2-2 करोड़, जितना जिसकी वो है, और उसके अगेंस्ट आपको जो है वो हम आपको रेंटल वैल्यूज जो है वो देना शुरू कर देंगे। अब वो लोग नजर भी नहीं आते हैं। तो क्या ऐसे नॉर्म्स, क्या ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बीइंग अ बिजनेसमैन रियल स्टेट में जो है वो आप फील करते हैं कि हमें क्लाइंट के साथ अगर चलना है तो इन टर्म्स पर चलना होगा, तब हम अपने रियल स्टेट बिजनेस को बेहतर कर सकते? अच्छा, ये ऐसा है कि जितने भी ऐसे बिल्डर्स जिन्होंने इस तरीकाकार को अपनाया, जिनकी स्ट्रेटजी थी कि एक बंदे से फंड लिया जाए और उसको 12 महीने तक, 24 महीने तक उसको रेंट दिया जाए, और उस चीज का रेंट जो अभी तक वजूद में भी नहीं आई, कंटेनर ठहरा हुआ है, कंटेनर पे उनकी पिक्चर बनी हुई है कि ये हम बनाएंगे, वो खाली प्लाट का खड्डा लगा हुआ है, खड़ी है। अच्छा, उस टाइम में जब हमने रियल एस्टेट स्टार्ट की, उस वक्त ये बड़ा अरूज पे था। हमें काफी सारे दोस्तों आप कहते थे कि जो मैं प्लाट आपसे ले रहा हूँ और अगर इसकी मैं 30 लाख रुपए आपको पेमेंट कर रहा हूँ, 30 लाख अगर मैं वहां पे दूं तो मुझे 30,000 पर मंथ आएगा, साल का 3,60,000 रुपए आएगा, और 5 साल में मुझे इतने पैसे आएंगे। वो सारी कैलकुलेशन करने के बाद आप मुझे बताएं कि अगले 1-1.5 साल में कई ऐसे नाम जमीन पे नहीं रहे, कई ऐसे नैब में उनके केसेस चल रहे हैं, कई मामला बोल रहे हैं। अच्छा, अब असली तौर पे वो सूद था, वो सूद था, सूद अल्लाह से जंग है, ठीक है। वो 1% किया, वो 0.5 भी करते, वो 2 भी करते,
वो कम से ज्यादा जितना भी करते वो सूद था, अल्लाह से जंग थी, वो पॉसिबल नहीं था। क्यों सूद था? कि एक चीज अभी बनी ही नहीं। हाँ, आपका प्लाजा तैयार हो चुका हुआ है और आपने उस क्लाइंट की वो इन्वेंट्री जो आपने उसको सेल की और आप कहें हम उसको रेंट पे लगा देते हैं, आप वैसे रेंट पे लें, एटलीस्ट वो फिजिकल एग्जिस्ट करती हो, ग्रे स्ट्रक्चर बना हुआ हो, आप कह सकेंगे ये आपका अपार्टमेंट है, ये आपकी शॉप है, इस शॉप को आप हमें रेंट पे दें, भले वो पूरा महीना खाली पड़ी रहे, पूरा महीना खाली पड़ी है। अब आपने उसे बाकायदा चीज का एक एग्रीमेंट किया और वो चीज रेंट पे ली। अब अगर रेंट आपको पड़ रहा है तो वो आपको पॉकेट से पड़ रहा है, लॉस में पड़ रहा है, बेशक अलग बात है, रेंट पे लगा दी तो बहुत अच्छी बात है, ये समझ आता है। लेकिन ये फंड इकट्ठा करने के लिए, और पाकिस्तान में इस तरह का फंड इकट्ठा करने की जितने भी ग्रुप्स ने किए उनमें से 10 में से एक भी डिलीवर अगर हो गया हो तो बाकी 9 उनकी जो लॉस में चले गए वो एक भी मुश्किल है। अच्छा, डिलीवर सिर्फ उनके हुए हैं जिन्होंने सूद पे काम नहीं किया, जिन्होंने रेंटल पे काम नहीं किया। हाँ, अगर जिन्होंने किया उन्होंने डिलीवर करके भी दिखाया, फंड इकट्ठा हो जाता है। अब बात यहाँ पे है कि उन फंड को इस्तेमाल कहाँ करना है। आप एक अच्छे तरीके से मैनेजमेंट के साथ अगर आप ये प्लान कर लें कि आपने जो फंड इकट्ठा किया, आपने 4 अरब इकट्ठा कर दिए, 4 अरब में से आपने 3 अरब लगा दिए, तो बताएं आपको क्या लॉस हुआ? आपको लॉस नहीं हुआ, क्योंकि 3 अरब अब आपका 6 अरब है, 9 अरब है। अब वो आपका 3 अरब से 6-9 अरब तक पहुंच चुका हुआ है। ठीक है, अब अगर आपने वो 3 अरब ही इस्तेमाल कर लिया, जी, जो कि अक्सर होता है, जो कि अक्सर हुआ है, प्रोजेक्ट्स में, सोसाइटीज में, प्रोजेक्ट में, हर जगह हुआ है। अब मसला ये है कि वो पैसे का इस्तेमाल सही जगह पे नहीं हुआ, जिस वजह से डिलीवरी नहीं हुई। अच्छा, ऐसे तमाम लोग जिन्होंने फंड इकट्ठा करने के लिए ये पॉलिसी अपनाई, बाद में इन पॉलिसी को खत्म कर दिया, अब वो रेंट नहीं दे रहे, लेकिन उन्होंने डिलीवर कर दिया। ये उनका एक ट्रिक कह सकते हैं कि उन्होंने फंड इकट्ठा करने के लिए किया, लेकिन उनको ईमानदारी से सही जगह पे इस्तेमाल किया। उन्होंने जो रेंट देना था वो इतना इजाफी चार्ज किया और वो उनको रिटर्न वापसी करते रहे, और एट द एंड उन्होंने प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिया। उन्होंने प्रोजेक्ट डिलीवर करना था 3 अरब में, उन्होंने सारी कैलकुलेशन करके 4 अरब का प्लान बनाया, 4 अरब इकट्ठा किया, 3 अरब लगना था, और उन्होंने कुछ रेंट्स की मद में दिया, कुछ अपने अखराजात रखे, प्रोजेक्ट भी डिलीवर हो गया, प्रोजेक्ट की वैल्यू भी बढ़ गई, और एक टाइम आया जब हर क्लाइंट खुश भी है। लेकिन बहुत सारों ने ये किया नहीं, बहुत सारों ने ये किया नहीं, जिसकी वजह से वो क्राइसिस में गए, जिसकी लॉस में गए। आज वो कहीं बैठने के काबिल नहीं, किसी भी जगह उनके प्रोजेक्ट्स बिल्कुल खंडर बहरान पड़े। और आप देखें कि वहां पे जाएं, आप कहेंगे कि यार यहाँ पे इतने लोगों की इन्वेस्टमेंट है, ये सारे लोग अब किसके पास जाएं? गवर्नमेंट उनका साथ नहीं देती, इदारे उनका साथ नहीं देते, ठीक है, और वो खंडर बहरान ठहरे हुए इमारत, बड़े बड़े प्लाजे, बिल्कुल इमारतें बनी हुई है ठहरे हुए। तो ये एक गलत स्टेप था और उसको नहीं करना चाहिए, और हमने भी उसे नहीं किया। हमें बहुत से लोग कहते थे 2021 में, लेकिन हमने उसको बिल्कुल भी नहीं एक्सेप्ट किया। उनकी काफ़ी मैनेजर्स हमें आके प्रेजेंटेशन देते थे, हमें बुलाते थे, हम जाते थे, बड़ी अट्रैक्शन देते थे। मुझे भी 1-2 दफ़ा एक बड़ी गाड़ी के ऑफर के साथ कि आप आएँ और स्टार्ट करें, ये फॉर्च्यूनर आपकी और आप स्टार्ट करें, लेकिन हमने इसमें एक्सक्यूज़ किया, स्टार्ट नहीं किए। और अल्लाह का शुक्र है, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हम सुरखरू हैं अपने क्लाइंट्स के आगे, ये अल्लाह का शुक्र है। बिजनेस की दुनिया में, रियल एस्टेट की दुनिया में आपका आइडियल कौन है? रियल एस्टेट के बिजनेस में या वैसे बिजनेस में? दोनों का बता। मैं आपको अभी मौजूदा पहले बात कर लेता हूँ, फिर मैं प्रीवियस उस हिस्ट्री में जाऊँगा। अभी रियल एस्टेट के टाइम में जो मेरे मेंटोर हैं वो हैं सर राशिद साहब, जो कि एक हाउसिंग सोसाइटी, रूड एंड एनक्लेव हाउसिंग सोसाइटी के जीएम सेल्स हैं। अच्छा, मैं उनको अपना रोल मॉडल मानता हूँ रियल एस्टेट में, कि उन्होंने रियल एस्टेट में अंत तक मेहनत की है, और उनका फार्मूला है कि आप 5 स्टेप्स को फॉलो करें। नंबर 1, वो कहते हैं कि आप कोई एक इंडस्ट्री जो आपने ज्वाइन की, रियल एस्टेट, कोई भी इंडस्ट्री हो सकती है, रियल एस्टेट उसमें एक इंडस्ट्री है। फिर रियल एस्टेट में आके एक कंपनी है, एक कंपनी के साथ आप जुड़े हैं और उसमें आपने काम का आगाज किए। फिर आपने 14 घंटे काम करने की कमिटमेंट करनी है। सही है। 14 घंटे आपने काम करना है, यानी कि आप लाशोरी तौर के ऊपर 14 घंटे काम कर रहे हो, यानी कि आपने अपने आप को 9 to 5 से हट जाएं, 8 घंटे से हट जाएं, 10 घंटे से हट जाएं, 14 घंटे आपने काम करना। फिर उसके बाद कोई छुट्टी नहीं, यानी कि वो कहते हैं कोई छुट्टी नहीं इसमें, यानी कि संडे भी आपने काम करना है, ईद का दिन भी आप अपने काम में लगे हुए हैं, यानी कि लाशोरी तौर पे आप अपने काम में, यानी कि आपने अपने आप को इतना मेंटली प्रिपेयर कर लिया कि अब आपको छुट्टी पसंद ही नहीं। और 5 साल रेगुलरिटी, वो कहते हैं अगर आपने ये 5 साल मुश्किल मिजाजी से किया तो इन 5 स्टेप्स को फॉलो करके आपको वो सारी चीजें विद इन एयर आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। पहले इस साल आपको नजर आ जाएगा जो आप सोचते थे कि 5 साल बाद मिलेगी। मैंने रियल एस्टेट में उनको फॉलो किया, मेरे रियल एस्टेट में मेंटोर है, और मेरे ऑफिस का इफ्तिताह भी उन्होंने किया, और मेरे जितने ऑफिस बने सबके ऑफिस के इफ्तिताह उनके हाथों से हुए, और वो रियल एस्टेट में मेरे मेंटोर हैं, और उनको मैं फॉलो करता हूँ रियल एस्टेट में, और उनके साथ हम अटैच होकर हम अपने पूरे ग्रुप को,
यानी कि हम ये कहते हैं कि उनके इसी फार्मूले पे सारे काम करें और सारे कामयाब होंगे रियल एस्टेट के पास जाकर। अब मैं बात करता हूँ रियल एस्टेट से पहले प्रैक्टिकल लाइफ में जब मैं स्टार्ट हुआ तो मेरे प्रैक्टिकल लाइफ में ज़ाहिर सी बात है, आपको होता है कहीं भी जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हैं, कोई एक उस्ताद ज़रूर ऐसा होता है जो आपको प्रैक्टिकली सिखाना शुरू करता है। मैं अपने वालिद साहब से बड़ा इंस्पायर था कि वो मुझे सिखाते थे, बताते थे हर एक चीज़। लेकिन वालिद साहब ने जॉब की है, सरकारी नौकरी की है। जब मैं बिज़नेस में आया तो बिज़नेस से रिलेटेड मुझे कुछ ऐसी चीज़ें जो सीखने के लिए दरकार थी। तो एक शख्सियत उस वक्त जिनसे अल्लाह ने मिलाया, डॉक्टर फजल रहीम चौहान साहब, वो मेरे उस्ताद हैं जिन्होंने 2010 दिसंबर से लेकर स्टिल अभी तक कभी जब भी कोई मसला हो, जब भी कोई बात हो, जब भी मैं उनसे मशावरा ज़रूर करता हूँ और अभी भी महीने में 1-2 दफ़ा मेरी उनसे मुलाकात ज़रूर होती है। कभी लंच पे, कभी डिनर पे, कभी वो हमारे घर आ जाते हैं, कभी मैं उनके पास चला जाता हूँ। और अभी उनकी एज 65 प्लस उनकी एज है और आज वो भी प्रॉपर एक्टिव में अपना काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं। एक नहीं, 2-2, 3-3 बिजनेस कर रहे हैं। तो मुझे उन्होंने सिखाया ओवरऑल ज़िंदगी के काफ़ी सारे मामलात। मैं जब उनके साथ अटैच हुआ था उस वक्त उनकी एज 54 थी और मेरी एज उस वक्त 19 साल थी। अब आप देखें, पहला एज डिफरेंस इतना ज़्यादा था कि मैं उनके साथ जब बैठता, सीखता, उनके साथ मुझे कई जगह जाने का मौका मिला, तो मेरे अंदर वैसे मैच्योरिटी आना शुरू हो गई जो कि मेरी एज के लड़कों में नहीं होती थी। और काफ़ी सारे ऐसे स्टेप्स थे जब मैं उनके साथ इकट्ठे डिस्कस करता था तो मुझे उसमें एक माहिराना राय देते थे और बताते थे, और वो उसके पीछे एक तजर्बा होता था जिसकी वजह से मुझे काफ़ी सारा अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ में बेनिफिट हुआ हर स्टेप्स पे। यानी कि आज भी मुझे जब भी कोई ऐसी मुश्किल को परेशानी आ रही है, मैं उन्हें कॉल करता हूँ, मैं कहता हूँ सर टाइम चाहिए आपका, और 10 से 15 मिनट, और मैं जब उन्हें कुछ डिस्कस करता हूँ तो उसका इतना प्यारा सा हल देते हैं, इतना अच्छा सोल्यूशन देते हैं। और वो मैं कहता हूँ पहले मेरे माइंड में नहीं आया, लेकिन वो प्रैक्टिकल इंसान है, उनकी ज़िंदगी में गुजरे होंगे मामलात, और उन्होंने उनके भी हज़ारों नहीं लाखों शागिर्द उनके पाकिस्तान में, लाखों शागिर्द हैं। तो वो मेरे मेंटोर, लाइफ कोच मेंटोर मेरे डॉक्टर हाफिज फजल चौहान साहब। आपने हल और सॉल्यूशन की बात की। हमारे बहुत से भाई दोस्त जो जॉब से बिजनेस में स्विच करना चाहते हैं, हर एक की विश होती है, सुनते हैं, देखते हैं कि जाहिर बात बिजनेस और जॉब कभी भी कंपेयर नहीं हो सकता, कभी जिसका कंपैरिजन। तो जॉब से बिजनेस में जब स्विच करना है तो उसके लिए कौन सी गाइडलाइन है, कौन सी चीजें हैं, अगर वो इसको माइंड में रखेंगे तो ये उनका कामयाब स्टेप होगा। जॉब और बिजनेस, जॉब बुरी नहीं है, जॉब करनी चाहिए आपको, बल्कि बिजनेस से पहले जॉब ही करनी चाहिए। आप बिजनेस से पहले जॉब क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की जॉब में ट्रेनिंग हो जाती है, उनको अपनी जॉब में मैनेजमेंट स्किल्स आ जाती हैं, सीख जाते हैं। वो क्या क्या गलतियाँ स्टाफ करता है, वो अपने कुलीग्स को देख रहे होते हैं, अपने साथ बॉस को देख रहे होते हैं, अपने सीईओ को देख रहे होते हैं, अपने चेयरमैन को देख रहे होते हैं, एग्जीक्यूटिव्स को देख रहे होते हैं, अपने लोअर स्टाफ को देख रहे होते हैं, उनके हाथ से चीज़ें गुजर रही होती हैं। अच्छा, बंदे को मुख्तलिफ जॉब्स के स्टेप से गुजरना चाहिए, एक जॉब नहीं करनी चाहिए। ठीक है, जॉब आपको सिखा ज़रूर रही है, क्योंकि कल को आपने बिजनेस करना है, उस बिजनेस की अपनी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करनी है, तो हर लेवल के बंदे की ट्रेनिंग से आप गुजरे हों। आपको अकाउंट्स की जॉब कुछ मत कर लेनी चाहिए। ठीक है, आपको ऑफिस में कोई भी ऐसी जॉब जो कि आपके एचआर की जॉब है वो आपको कर लेनी चाहिए। कुछ मंथ आप कुछ और जॉब कर लें, आपकी क्वालिफिकेशन से अगर मैच नहीं भी करती तो कोई बात नहीं, आप वैसे सीखने के लिए कर लें। आप बता दें कि यार मैं 4 घंटे आपके पास जॉब ये कर सकता हूँ, आप पार्ट टाइम जॉब करें। लोग पार्ट टाइम बिजनेस करते हैं, मसला ये है। आप पार्ट टाइम जॉब करें, 2, 4, 6 घंटे, 8 घंटे आपने कोई जॉब करें, आप सीखें। और कुछ जगहों पे ऐसा है कि आप 3 घंटे जाएं और वहां से सीखें, लर्न करें। फिर जब आप अपने बिजनेस में आएंगे तो स्टेप बाय स्टेप हर वो चीज, हर वो डिसीजन जो आपके बिजनेस में करना होगा, आप उनको उस लेवल पे जाके देखेंगे जिस लेवल से आप गुजरे थे, और आप देखेंगे अगला बंदा उसको किस तरीके से मैनेज कर रहा है, और आपको उसका सोल्यूशन भी मिल जाएगा। तो जॉब बुरी नहीं है, जॉब करनी चाहिए आपकी लड़ने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली आपको बिजनेस में आना चाहिए। 90% हिस्सा जो है वो बिजनेस में है, 9 हिस्से बिजनेस में है। तो बिजनेस में आप क्योंकि बेशुमार लोगों को रोजगार देने वाले बन जाते हैं। जॉब में आप अकेले 8 घंटे काम कर रहे होते हैं, बिजनेस में आपका टीम, आपका ग्रुप मिलकर 800 घंटे काम कर रहा होता है। अब 800 घंटे एक दिन में काम कैसे हो सकता है पॉसिबल? 8 घंटे अगर सारे काम करते हैं 100 बंदों की टीम में, तो अब 800 घंटे आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, आपकी फर्म का काम हो रहा है। अब वो 800 घंटों का काम लेना किस तरीके से, वो प्रैक्टिकली अगर आपको आता है, वो कब आएगा? जब आप प्रैक्टिकली किसी ना किसी जॉब से कहीं ना कहीं गुजरे होंगे। आप बड़े से बड़े बिजनेसमैन से पूछें, वो कहते हैं मैंने स्टार्ट की इनिशियल डेज में एक जगह जॉब की, फिर दूसरी जगह जॉब की, फिर तीसरी जगह जॉब की, और जॉब को स्विच करते करते 3-4 जॉब्स के बाद उन्होंने कोई अपना बिजनेस स्टार्टअप लिया, और आज वो इस मकाम पर हैं कि वो सैकड़ों अपने स्टाफ, मुलाजमीन, उनके साथ उनके घरों के चूल्हे राशन जल रहे हैं। वजह क्या है उनके चूल्हे जलने की? कि उन्होंने उन तमाम लोगों के लिए वजह रोजगार बने,
क्योंकि खुद प्रैक्टिकली गुजरे थे उनसे, और अगर वो ना गुजरे होते तो आज भी इतनी बड़ी फर्म, इतना बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ना खड़ी कर सकते। सर हर एक की अपनी डेफिनेशन होती है। मैं बिजनेसमैन को थोड़ा इस तरह देखता हूँ कि बिजनेसमैन वो ट्रू बिजनेसमैन है जो लॉस से गुजरा है, जिसने जिंदगी में कोई सेटअप क्लोज हुआ है, जिसने कुछ सीखा है, क्योंकि ये सब चीजें ही वो तमाम मराइल हैं जो इंसान को रियल बिजनेसमैन बनाते हैं। क्योंकि अगर आपका सब अच्छा चल रहा है ना, तो आप वो बातें, वो चीजें नहीं सीख पाते। मुझे एक बड़ी बात पसंद आई, वो हमारे बड़े मशहूर टिकटॉकर है पतलू, उनका एक अपना कंटेंट है, कंटेंट से क्लाव या चीजें वो एक अलग बात है, लेकिन वो कहते हैं कि यार हम जीरो से बने, अगर कल जीरो पे चले गए ना तो दोबारा बन जाए। यस, ये तो पॉइंट है, मतलब जीरो से जिसने एक एम्पायर खड़ी की ना, वो चला जाएगा दोबारा खड़ी कर देगा, उसको क्या है। तो आपका एक सेटअप जुगाड़ जो आपने क्लोज किया और अभी आपके फ्यूचर वेंचर्स हैं जो कि आप उसको दोबारा, तो उस क्लोज सेटअप से आपने क्या सीखा? अच्छा जी, ये जो हमारा स्टार्टअप कैफे था, जुगाड़ स्टार्टअप कैफे, ये मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त प्रोफेसर डॉक्टर इमरान लोधी साहब, वो मेरे इसमें पार्टनर थे। आइडिया उन्हीं का था, आइडिया उन्हीं का था। उन्होंने इस तमाम आइडिया को हमें बताया कि इस तरीके से हम इसको फॉलो करेंगे। हमने मिल के उसको स्टार्ट लिया। हमारे साथ एक और दोस्त है अरसलान अहमद, हम 3 दोस्तों ने मिल के इसको स्टार्ट किया, और वो एक बड़ा यूनिक आइडिया था। उसमें 8 तरह की कम्युनिटी को हमने एंगेज करना था, मुख्तलिफ बाइक राइडर कम्युनिटी, बुक रीडर कम्युनिटी, आर्ट एंड म्यूजिक की कम्युनिटी हो गई, और उसमें मूवी क्लब हो गया जिसमें लर्निंग के लिए एक मूवीज वहाँ पे दिखाई जाती थी। अच्छा, ट्रेनिंग एंड मोटिवेशनल सेशन वहाँ पे होते थे। अब वो एक ऐसा यानी कि कैफे था कि जहाँ पे लोग आके मोटिवेट होते थे। अच्छा, और घंटों लोग बैठे रहते थे, किसी से कोई नहीं पूछा जाता कि आपको कोई ऑर्डर है कि नहीं, घंटे बैठे और वो अपनी थोड़ी देर बाद आके जी सर कोई उसे पूछे, मतलब कि तुसी उठ जाओ, खुशी उठ जाओ, कोई ऐसा वहाँ पे नहीं था। अच्छा, अब ये उन्हीं के आइडिया के साथ हमने स्टार्ट किया, और वो 2020 में हमने स्टार्ट किया। उसे 2.25 साल तकरीबन हमने चलाया, और उसकी इतनी अल्लाह ने हमें वहाँ से इज्जत दी। पाकिस्तान के मुख्तलिफ टीवी चैनल्स हमारे पास वहाँ पे आके पहुंचे। उसके पीछे आइडिया पहला ये था, जो नाम से है जुगाड़, वो ये था कि हमने वहाँ पे वेस्ट मटेरियल को यूज करने के लिए, रिसाइकल करने के लिए, उन वेस्ट मटेरियल को एक अच्छा यूज करके अपने उस सेटअप पे यूज किया। कैसा, मैं बताता हूँ। हमने वहाँ पे एक जो रिसेप्शन काउंटर बनाया था, वो ड्रम्स को कट करके बनाया गया था। जो टेबल्स थी वहाँ पे, वो ड्रम कट करके बनाई गई थी। अच्छा, वहाँ पे जो वहाँ पे सीटिंग सीट्स थी, वो रिसाइकल होने वाले जो पुराने टायर थे, उन टायर्स को लेके हमने टायर्स को आपस में स्क्रू बॉन्डिंग करके ऊपर उसके अच्छे, वो हमें सारी चीजें महंगी पड़ी, नाइफ जैसी फर्नीचर से महंगी पड़ी उनकी बनाने के लिए, लेकिन वो इतना अट्रैक्शन उसमें मिली। हमने जो उसमें लैंप्स लगाए, वो सारा यानी कि इस तरह की चीजें यूनिक, मतलब रिसाइकलिंग भी हो रही है सारी बात। अच्छा, फिर हमने वहाँ पे एक बुक लाइब्रेरी का शेल्फ बनाया, वो फ्रूट की टोकरियों को हमने पेंट करके वहाँ पे लगाया। वो इतनी बड़ी, ऐसे उन चीजों को देखिए आपको लगता है कि इतनी फिनिश होकर प्रोडक्ट, यानी कि एक बिल्कुल कबाड़ की चीज, वैसी वो चीज जो बिल्कुल डेड आइटम है, आप उसको लेते हैं और उसके ऊपर आप अपनी मेहनत करते हैं, वर्किंग करते हैं, उसकी कलर स्कीम ऐसी करते हैं, क्या वो इतनी फिनिश प्रोडक्ट की सूरत में है कि बंदा कहे यार ये मुझे चाहिए, ये मुझे इस तरह की बना के दें। तो ये सारा करने के लिए वहाँ पे जब हमने स्टार्ट किया, कई महीने उसको बनाने में लगे। जब वो बन गया तो मीडिया की तरफ से हमें अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स वहाँ पे पहुंचे, और वो वीडियो फिर उसके बाद हमने जब वो जिस बिल्डिंग में स्टार्ट किया था, हमने इनिशियल स्टेज पे उसके ग्राउंड फ्लोर पे स्टार्ट किया, और वो एक टाइम है कि ग्राउंड फ्लोर फुल हो गया। फिर हमने उसका फर्स्ट फ्लोर हॉल एक्यूपाई किया, उस पर हमने स्टार्ट किया, वो फुल हो गया। फिर उसके ऊपर एक अपार्टमेंट था 2 बेड, फिर हमने वहाँ पे कुछ चीजें शिफ्ट की, वहाँ पे हमने कुछ उसका किचन और बाकी चीजें शिफ्ट कर दी। फिर करते उसके रूफ टॉप के ऊपर, और एक टाइम आया कि पूरा का पूरा प्लाजा, ग्राउंड फ्लोर से लेकर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, रूफ टॉप तक लोग ही लोग फुल होते थे। और फिर जब कोविड आया, कोविड के समय उस बिजनेस में हमें ड्रॉबैक ये लगा कि हमने आउटडोर डाइनिंग कुछ भी नहीं रखी थी। हमें उस बिजनेस में ये ड्रॉबैक मिला उस वक्त जब कोविड आया। तो कोविड की वजह से काफी सारे बिजनेसेस डाइन इन पे पाबंदी हो गई, और सब वो बिजनेस अलाउ थे जिनका या टेक अवे था या आउटडोर था। हमारे पास आउटडोर नहीं था उस बिल्डिंग में। हमने उसकी पहली हमें लर्निंग ये हुई कि ये आउटडोर इसमें नहीं है। फिर दूसरा हमने ये देखा कि उस वक्त जब जैसे जैसे बिजनेस बंद रहा, जितने टाइम, हम उस बिजनेस का प्लान बी हमने तैयार नहीं किया था। जो मैं पिछली वीडियो में भी आपको कह चुका हूँ, प्लान बी तैयार होना चाहिए। हमारे वीएन में था कि हम इसको ग्रोथ देंगे, बड़ा करेंगे, लेकिन जब बिजनेस चल पड़ा बड़ी तेजी से, क्योंकि मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ वो सारी प्रैक्टिकली हमने सारी की हैं, हम उस प्रैक्टिकली गुजरे, और मैं ये बातें लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ। ये बहुत अच्छा आपका इनिशिएटिव, आप वही बातें लोगों तक पहुंचाते हैं जो प्रैक्टिकली गुजरे। प्लान बी ये था कि हमने प्लान बी नहीं बनाया था उसमें, कि अब बिजनेस अगर एकदम, हमने तो देखा कि वो पहला फ्लोर फुल हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ,
रूफ टॉप तक मुकम्मल लोग ही लोग हैं, हमें कि अब ऐसे ही चलता रहेगा, कम ज़्यादा होता रहता है लेकिन ऐसे चल, लेकिन वो एकदम जब ज़ीरो हुआ, खाली हुआ और स्टाफ की सैलरी जब हम पॉकेट से दे रहे थे, बिजली के बिल तो ज़ाहिर सी बात उस रहने थे, रेंट हम दे रहे थे, लेकिन ये कि उसको रनिंग कॉस्ट हमें पड़ रही थी और 1 माह, 2 माह, 3 माह, जब 6 माह मुश्किल पड़ी तो हमारे पास कोई उस तरह का बैकअप ही नहीं था और एट द एंड हमें वो बिज़नेस को यानी कि दोबारा थोड़ा स्लोली करते-करते हमने दोबारा तो कोशिश की उसे उठाने की, लेकिन फिर हमने उसको वाइंड अप किया कि अब हम जब दोबारा स्टार्ट करेंगे, उसको इतने अच्छे बड़े पैमाने पे स्टार्ट करेंगे और इस्लामाबाद, रावलपिंडी इस्लामाबाद से हमें बड़ी-बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ जिनमें बड़े-बड़े ब्रांड्स मौजूद हैं, उनकी तरफ से हमें कहा गया कि वहाँ पे आप आके स्टार्ट करें। तो इंशाल्लाह अब हम बड़े पैमाने पे करेंगे और वो तमाम चीज़ें जिनकी वजह से हम उस बिज़नेस में लॉस में गए थे, वो हम सारी कवर करेंगे। डॉक्टर इमरान साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, आते रहते हैं अभी भी मेरे पास इस्लामाबाद, और अभी उनकी मशावरत के साथ हम जब भी उसे दोबारा स्टार्ट करेंगे, उन तमाम ड्रॉबैक्स को हम ख़त्म करके एक नए सिरे से उस बिज़नेस को दोबारा शुरू करेंगे और उसमें भी हम बेशुमार लोगों को रोज़गार देंगे, बेशुमार लोगों को उसमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और हमारा यानी कि ओवरऑल यानी कि मेरा अपने जो एमआईएस ग्रुप का भी स्लोगन है, वो है ग्रुप ऑफ एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट्स। यानी कि हम जॉब्स नहीं क्रिएट करते, हम एंटरप्रेन्योर्स बनाते हैं, हम उन लोगों को इस काबिल करते हैं। यानी कि ये जो अगर हमारे पास जो मेरे ग्रुप में 16 कंपनी है, 16 कंपनी के सीईओ हम नहीं है, हम में से जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो उस कंपनी का सीईओ होगा, जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो उस कंपनी का सीईओ होगा, वो उस कंपनी के सीईओ। हम 4 डायरेक्टर जरूर हैं लेकिन हर एक कंपनी का अलग अलग सीईओ होगा और वो ग्रुप ऑफ कंपनी होगा। तो हम उसके नीचे भी जो डायरेक्टर्स बनेंगे, यानी कि हमारा हतल इम्कान ये कोशिश होती है कि हम एम्प्लॉयज़ को लोगों की तरफ यानी कि कम रुझान दें। रोज़गार देने का मतलब ये है कि उन लोगों को हम एम्पावर करेंगे, अपने साथ अटैच करेंगे और वो हमारे शेयर होल्डर होंगे। ये हमारा यानी कि मोटो है। और इसी तरीके से जब हम दोबारा उसका स्टार्ट लेंगे तो उसमें सारी चीज़ों को हम लेके चलेंगे, जो ड्रॉबैक्स थे, जिस वजह से बिज़नेस लॉस में गया, जो ड्रॉबैक्स जिस वजह से बिज़नेस हमें नए सिरे से दोबारा जो शुरू करने की नौबत आई, वो सारा हम इंशाल्लाह उसे दोबारा एक नए सिरे से स्टार्ट करेंगे। सर थैंक यू फॉर योर टाइम, आपने टाइम निकाला और बड़ी अच्छा मतलब सेशन रहा, बड़ी ऐसी चीजें जो मैंने भी सीखी। शुक्रिया। कंक्लूड करते हैं इसको, अपने फाइनल कंक्लूजन रिमार्क्स जो हैं वो आप यूथ के नाम नौजवानों को क्या देना चाहेंगे कि कैसे इस मुआशरे को और इस बिजनेस को और इस पाकिस्तान को बेहतर बनाया जा सकता है, और अपने वालिदैन के लिए स्पेशली जब वालिदैन है ना वो चाहते हैं कि उनके सामने उनके बच्चे ग्रो हो रहे हो, तो क्या ऐसा नौजवानों को करना चाहिए कि वो इस हद तक इस मोटो को या इस गोल तक पहुंच सकते हैं? शुक्रिया। अच्छा जी, ऐसा है कि पाकिस्तान में बेशुमार यूथ है और पाकिस्तान की जितनी भी यूथ है वो सारी अपनी फोकस उनका स्टडी होता है, उनके वालिदैन का, उनका अपना भी। मैं ये कहता हूँ कि उनको अपनी स्टडी के साथ साथ सोशल एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। अपनी स्टडी के साथ साथ अपने आप को सोशलाइज करना चाहिए, लोगों से मिलें, आप मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन का विजिट करें। जब आपको कभी कोई स्पेस मिले, कोई 1 महीना 2 महीना, किसी न किसी लोगों की सरपरस्ती में आप उनको कहें कि मुझे सिखाएं कोई ना कोई चीज़ें, वो उनको इन फ्यूचर सपोर्ट करेंगे अच्छी जॉब के लिए, अच्छे बिजनेस के लिए, अच्छे कोई भी ऐसा स्टेप इनोवेटिव वो करना चाहते हैं, कोई भी स्टार्टअप लेना चाहते हैं, उनको वो चीज़ें याद आएंगी। लोग यहाँ पे सोशलाइज नहीं होते। अच्छा, ये तो पहला टिप है कि कोई भी किसी भी जगह अपने बच्चों को अगर पढ़ा रहा है तो उनको साथ साथ सोशलाइज करे, उनको सोशल एक्टिविटीज में हिस्सा डाले। जहाँ कहीं कोई ऐसा कोई इवेंट हो रहा है उनको कहेंगे या टास्क आपका है कि आपने करना है। इस इवेंट को, कहीं कोई इवेंट हो रहा है, कहीं कोई प्रोग्राम हो रहा है, अच्छा अपनी फैमिली में, तो पहले दौर में आपको याद होगा जब किसी फैमिली में शादी होती थी सारे रिश्तेदार मिल के उसमें काम करते थे। और अब आपने देखा होगा कि मैं भी पाई इकट्ठी करता रहा हूँ गाँव में, तो अभी तक ट्रेडिशन अभी भी है, वो गाँव में अभी भी कोई शादी होती है, वो 15-20 चारपाई एक ही जिम्मे होती है, दे गिलाने एक ही जिम्मे होती है, तो ये सारी चीजें वो मिलजुला के सारे काम कर रहे होते हैं, वो सब में एक दूसरे में जज्बा पैदा होता है। और वो फिर उससे क्या होता है कि उसके अंदर मैनेजमेंट स्किल्स आती हैं, उसके अंदर किसी भी चीज को लेके चलने के लिए कोई करे, उसके अंदर पैदा होता है, तो स्पिरिट पैदा होता है। आज लोग अपनी यूनिवर्सिटी में सब कुछ रेडीमेड आ गया, सब कुछ तैयार आ गया, और वो अब भी देखें जब शादी में आप जाते हैं किसी रिश्तेदार की शादी में सब कुछ रेडी हो रहा है, सारे रिश्तेदार ठहरे हैं, कोई सेल्फी बना रहा है, कोई तस्वीरें बना रहा है, इससे हट के कोई भी। अच्छा, फिर वहां पे भी मौजूद जितने लोग आए हुए हैं एक दूसरे से सोशल नहीं होते। आप वहां पे गए हुए हैं, मौजूद हैं, तो लोगों से मिले, मुलाकातें करें, गपशप करें, जितना टाइम जो लोग वलीमे के इंतजार मिलेगा डिस्कशन, जो वलीमे के इंतजार में बैठे होते हैं और वो सेल्फी बना रहे होते हैं, रील्स बना रहे होते हैं, उससे बेहतर है कि लोगों से मिले, लेकिन सर अब क्या मसरूफियत है, आप क्या करते हैं, उनसे 1-1 2-2 मिनट आप सीखने के लिए कोशिश करें कि सर आजकल आपका बिजनेस कैसा जा रहा है, सर आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। ये वो पहला स्टेप है, जब आप सोशल होंगे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। अल्लाह ने 5 वक्त नमाज के जो सिस्टम बनाया,
जब आप 5 वक्त नमाज के लिए मस्जिद में जाते हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ने की जमात के साथ दर्जात क्यों ज़्यादा हैं कि आप कम्युनिटी से इंगेज रहते हैं। आप फजर में जा रहे हैं और आपको फजर की नमाज ही पता है कि कौन कौन मौजूद हैं। फिर आप निकल रहे हैं, जाते हुए भी आप सबको मिल रहे हैं, नमाज पढ़ के निकले मिल रहे हैं। फिर जोहर में आप जाते हैं, फिर असर में आप जाते हैं, फिर मगरिब में जाते हैं, फिर इशा में आप जाते हैं। 5 वक्त आप जब मस्जिद में जाते हैं, अपने मोहल्ले में, अपनी कम्युनिटी में, या जहाँ कहीं आप जॉब करते हैं, और आप अपने ऑफिस की मस्जिद भी मस्जिद जब जाते हैं, तो आप देखते हैं कि मेरे साथ साथ कितने ऑफिस वाले हैं। आपको उनसे सोशल इंटरेक्शन होता है। और आप जब नमाज पढ़ के निकल रहे होते हैं, आप देख रहे होते हैं कि कौन अपने बिजनेस पे किस तरीके से किस तरह मैनेज कर। कई लोगों आपको अपनी दावत भी देते हैं कि आप हमारे पास तशरीफ लाएं। ये आपको सोशल होने का मौका मिलता है और कई लोगों के लिए वो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी बन जाता है। अच्छा, अब यही एक चीज़ तो डालनी है यूथ में कि जब आप कहीं पे भी यूनिवर्सिटी में हैं, कॉलेज में हैं, स्कूल में हैं, हत्ता कि आप अपने छोटे बच्चों को भी आदत डालें सोशल होने की। छोटे छोटे काम उन्हें खुद दें, ये आपने करना है, ये आपने करना है, ये उनके लिए पहला स्टेप हो गया। अब दूसरे नंबर के ऊपर आ गया कि आप अर्ली एज में कोई ना कोई बिजनेस का स्टार्ट कर लें, किसी भी चीज़ का। और दुनिया की हर चीज़ सेलिंग के साथ हम पीछे बात कर सकें, कोई भी चीज़ बेचना शुरू कर दें। कोई भी चीज़ आपने देखा होगा, जब आप किसी अपने बड़ों से सुनेंगे कि मैं अपने दौर में स्कूल के बाद ये चीज़ बेचा करता था, अपने वालिद साहब के साथ जाया करता था, और उन्हीं लोगों ने कोई बड़ी बड़ी फर्म्स खड़ी की हैं। तो जब से लोगों में ये सेलिंग स्किल खत्म हो गई है, मैं कहता हूँ यूथ में सेलिंग स्किल आनी चाहिए। और इसका सबसे बड़ा अहम आज के दौर में जो ई कॉमर्स ने किया, वो आज ऐसे ऐसे नौजवान आपको मिलेंगे 15-16 साल के, जो कहते हैं कि हमारी लाखों की सेल है, क्योंकि उन्होंने बेचना। लेकिन ये सब कहाँ से शुरू हुआ? बेचने से हुआ। उन्होंने ऑनलाइन अपने स्टोर्स बनाए, उन ऑनलाइन स्टोर्स में कुछ प्रोडक्ट अपनी रखी, उन प्रोडक्ट को मार्केट करना शुरू किया, उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए, अमेजोन के जरिए, दराज के जरिए और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के जरिए उन्होंने अपने आप को, अपनी प्रोडक्ट को मशहूर किया। और उन प्रोडक्ट की सेल्स, उन रेवेन्यू इतना जनरेट हुआ कि वो आप मुझसे मिलेंगे, वो कहेंगे मेरी एक दिन की सेल 2-2 मिलियन भी है। क्यों है? उसके पीछे वजह क्या है कि उन्होंने अपनी सेलिंग स्किल्स को बढ़ाया और प्रैक्टिकली स्टार्ट कर दिया, बजाय इसके कि इंतजार किया अपनी यूनिवर्सिटी की डिग्री पूरी होने के बाद कुछ करेंगे। और आप देखें कि आज पूरी दुनिया में यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जितना बड़ा अहम किरदार अदा किया है, अगर उसको हम अपने नए नौजवानों को बताएं, आज भी बेशुमार लोगों को उसके फीचर नहीं पता, इसका तरीका नहीं पता, उसको यूज़ करने का नहीं पता। तो वजह क्या है कि उन्होंने शुरू से ही कोई प्रैक्टिकली कुछ ऐसा किया नहीं। तो उनके लिए सेकंड मैसेज ये है कि अपने आज से ही कोई ना कोई प्रैक्टिकल स्टेप स्टार्ट कर लें, कोई भी चीज़ बेचना शुरू कर दें, उनकी कोई स्किल अपने अंदर प्रोड्यूस करें। आप किसी के साथ इंगेज हो जाएं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, किसी फर्म के साथ, उनसे पूछें सर आपकी प्रोडक्ट क्या है, आपकी सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट कौन सी है, मुझे बताएं, मैं उस प्रोडक्ट को मार्केट करता हूँ, मैं उस प्रोडक्ट को बेचना शुरू करता हूँ। उसके फीचर्स लोगों को बताना शुरू करें, उसके ऊपर वीडियो बनाना शुरू करें, उसके ऊपर कोई कंटेंट लिखना शुरू करें। आपको जिस चीज़ में महारत है, आप लिखना अच्छा जानते हैं, उस प्रोडक्ट पर लिखना शुरू कर दें। आप बोलना अच्छा जानते हैं, उस प्रोडक्ट पर बोलना शुरू कर दें। अच्छा, बगैर बोले आप खाली को वीडियो अच्छी बना सकते हैं, आप नहीं बोल रहे, नहीं लिख रहे, लेकिन आप उस प्रोडक्ट की वीडियो में कोई चीज़, उसके फीचर समझा सकते हैं कि ये प्रोडक्ट है, इसका ये फायदा होगा। ऑटोमेशन पे हजारों वीडियोस चल रही होती हैं, ऐसी कई वीडियोस हैं, उनके मिलियन व्यूज हैं, बंदा ना बोल रहा है, ना आवाज आ रही है, वो सिर्फ पैगाम बता रहा है, उसको समझा रहा है, मैसेज दे रहा है, कन्वे कर रहा है। आप कुछ भी कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपको एक्सपीरियंस भी होगा, हो सकता है वो आपकी वीडियो इतनी वायरल हो जाए, हो सकता है वो प्रोडक्ट आपके सही बंदे तक पहुंचा दें। सही बंदे तक उस चीज का पहुंचना आपकी पहली कामयाबी होगी। तो ये 2 चीजें हैं जिनसे आपने स्टार्ट करना। तीसरे नंबर के ऊपर है कि अपना कोई मेंटोर तलाश करें। अपना कोई मेंटोर तलाश करें। मेंटोर चेंज होते रहते हैं, लाजिम नहीं कि आप कहें कि एक ही शख्स दुनिया का कुल कायनात है और आपने उसी से सीखना है। आपको स्टेप बाय स्टेप मुमकिन है कि आपको आपकी फील्ड का एक नया मेंटोर मिले और आप उससे सीखना शुरू कर दें। तो आप अपना कोई मेंटोर तलाश करें, जितना जल्दी हो सके उनके साथ बैठेंगे, सर मुझे बताएं, मुझे गाइड करें, वो आपको सही डायरेक्शन में लगाएगा। यू आर द एवरेज ऑफ योर 5 पीपल। आप अपने 5 लोगों के एवरेज होते हैं। जो 5 फ्रेंड्स हैं, 5 दोस्त हैं, आप उनके एवरेज होते हैं। अच्छा, आप रूटीन से जिनसे उठते बैठते हैं, आपकी एसोसिएशन जो है वो आपको एसोसिएशन आपको कामयाब करती है। तो जब आप अपने एसोसिएशन अच्छी करेंगे, मैंने आपको शुरू में बताया कि मेरे जो मेंटोर थे उनकी एज 54 थी, मेरी एज 19 साल थी। तो मैं जब उनसे कोई चीज़ पूछता था तो जो वो समझाने का अंदाज था, मेरे अंदर मैच्योरिटी आ गई। अच्छा, अब वो ऐसा ऐसा स्टेप बाय स्टेप इस लेवल तक आई कि मेरे जितने भी दोस्त बनना शुरू हुए वो सारे सीनियर लेवल के लोग थे और वो उन सारे लोगों में मुझे बैठना, उनसे मैं कम उम्र में हुआ करता था। मैं यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, जहाँ कहीं भी जिधर भी गया हूँ, उनकी सीनियर मैनेजमेंट, सीनियर कैबिनेट वो मेरे साथ एंगेज हुई और वो सारे मेरे दोस्त आप कहते हैं यार ये कैसे पॉसिबल हुआ? तो वो मुझे उस मेंटोर की वजह से हुआ जिन्होंने मुझे वो चीज़ें सारी सिखाई
जिनसे मैं इस लेवल में पहुंचा। तो अपना मेंटोर चूज करें, आज ही डिसाइड करें इसी वक्त कि आपने अपना मेंटोर कौन से चूज करें, किस फील्ड में जाना है। उस फील्ड के किसी कामयाब शख्स से मिलें, वो आपको टाइम नहीं देता, वो आपको मिलता नहीं है, उनसे लगे रहें। आपको किसी भी से आपको टाइम लेना आना चाहिए कि किस तरह उनसे आप टाइम ले सकते हैं। आप उससे टाइम लें, बैठें, गपशप करें कि सर मुझे बताएं, मेरे ये ड्रीम्स हैं, मैं ये चाहता हूँ, मुझे इस पे गाइड करें, मुझे 16 घंटे, 14 घंटे, 18 घंटे जो कुछ करना है मैं करने के लिए तैयार हूँ। मुझे इसमें बताएं कि मैं किस तरीके से आगे बढ़ सकता हूँ। कुछ अरसा जब आप उसमें स्टेप बाय स्टेप उनको फॉलो करेंगे, आप कामयाब हो जाएंगे। फिर अगर आपको महसूस होता है कि आप किसी और फील्ड में कहीं और आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई एक्सपेंशन करना चाहते हैं, अपने बिजनेस में कोई एक और फील्ड ऐड करना चाहते हैं, तो आप उसके मेंटोर से मिलें। आप मुख्तलिफ मेंटोर्स को जब आप सुनेंगे, मिलेंगे, उनको फॉलो करेंगे, तो आप स्टेप बाय स्टेप तरक्की करना शुरू आप कामयाब हो जाएंगे। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी सेशन में बैठेंगे और जो कमेंट्स या जो बातें होंगी उनको ज़रूर डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, आपके इस प्लेटफॉर्म का, और आपका ये जो चैनल कारोबारी, और इस चैनल के लिए मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको इसमें मज़ीद तरक्की अता फरमाए। और ये सिलसिला जो आपने शुरू किया, और इल्म एक सदका जारिया है, और इस सदका जारिया की नीयत से आपने जो वीडियो स्टार्ट की कि बेशुमार लोग जो सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, वो बजाय इसकी कुछ और देखें। अगर उनको कोई कारोबारी मिलेगा, कोई मालूमात मिलेगी, तो वो उनसे सीख के इंस्पायर होकर कोई ना कोई चीज़ स्टेप स्टार्ट लेंगे, कोई स्टार्टअप लेंगे। ये आपका एक सदका जारिया की नीयत है। अल्लाह आपको इसमें कामयाब करे, हमारी दुआ है। हम भी जिन उस्तादों से सीखे हैं, हमने भी यही सीखा है कि सदका जारिया को इल्म समझ के फैलाएं। मेरी एक रवायत है, हम अपनी पूरी टीम को भी बताते हैं, हमारे ऑफिस में जब भी कोई बंदा आए, हम उसे किताब लाजमी गिफ्ट करते हैं, और हम जहाँ कहीं भी जाते हैं तो हम उसके भी किताब लाजमी गिफ्ट करते हैं, क्योंकि वो सदका जारिया है। मैं आपके लिए भी एक स्पेशल किताब लाया था, वो किताब मैं आपको अभी यहाँ पे दिखाऊंगा। एक बड़ी ज़बरदस्त किताब जो हमारे उस्ताद मोहतरम हैं, जिन्होंने बेशुमार किताबों के मुसन्निफ हैं, डॉक्टर मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी साहब, उनकी एक तसनीफ़ है अपनी दुनिया आप पैदा कर, डॉक्टर मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी साहब की, और इनकी बेशुमार तसानीफ़ है। उनमें से एक किताब मैं आपके लिए लाया था, क्योंकि आपने एक अपना नाम पैदा किया, और आपने ये जो चैनल का स्टार्ट किया, आपने जो अपने बेशुमार फॉलोअर्स आपके 80,000 से ज़्यादा बता रहे थे, इंशाल्लाह जल्दी आप 1 लाख को भी क्रॉस करेंगे। इन सारे फॉलोअर्स की लिस्ट जारी है कि आप सब बनेगा। आपके लिए मैं किताब ये लाया था, अपनी दुनिया आप पैदा कर, ये भी मैं आपको गिफ्ट करना चाहूँगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। आपको बहुत शुक्रिया।